वंदे मातरम सभी को। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के 11 बजे की एडमिन मीटिंग में, जहाँ पे हम पीरियड संबंधी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। उसमें क्या यूज करना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक भी पीरियड ही है। पीरियड जब शुरू होते हैं, मतलब 11-12 साल की उम्र से, और ये 50 साल तक चलते हैं, मेनोपॉज तक। न लंबा समय मतलब महिलाओं को पीरियड होते हैं। तो पीरियड होना एक महिला के लिए गर्व की बात मानी जाती है। जिसको पीरियड माहवारी हर महीना अच्छे से हो रही है, 28 दिन के सर्कल में हो रही है, 28 दिन का इसका सर्कल माना जाता है, तो उसमें हो रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिसको 28 दिन की बजाय मतलब लेट हो रही है या पहले हो रही है, तो वो इसमें क्या होता है, कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो मानी जाती है। हमारे देश में या हमारे समाज में पीरियड के बारे में ज्यादातर बातें नहीं होती हैं। ज्यादातर इसके बारे में कोई भी पहले से नॉलेज भी नहीं दी जाती है। आज से अगर जब 10-15 साल पहले की बात करें, तो कोई इस पे बात भी नहीं करता था। और ज्यादातर बच्चियों को तब पता चलता था जब ये होते थे, जब ये शुरू होते थे, तब पता चलता था। मतलब पहले से उसको कोई जैसे इंस्ट्रक्शन होती हैं, पहले से बताया जाना कि भाई रेडी करना, उनके माइंड को इस तरह से तैयार करना कि भाई ये होते हैं, अच्छी बात है। और अगर पहले से रेडी करते हैं, बताते हैं सारी चीजों को, तो फिर इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अचानक से आपको पता चले कि ऐसे ऐसे होती है, तो सबसे पहले तो माइंड ही डिस्टर्ब होता है कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मन में बीमारी मन में मतलब एक बात आती है कि कहीं कोई ये बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई ये समस्या तो नहीं है जो मेरे साथ हो गई है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे भी सबसे पहले यही फीलिंग हुए थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने तो कुछ इतना खराब खाया भी नहीं, मैं कहीं से गिरी भी नहीं, और ये सब हो गया, तो ये क्यों हुआ। और जब मतलब रोते रोते ही बताया, तो फिर मम्मी ने बताया कि भाई ऐसे ही होता है। तो ये चीजें मुझे मतलब अब महसूस हो रही है कि ये पहले क्यों नहीं बताया। पहले अगर बताते तो इस चीज के लिए प्रिपेयर होते, और फिर ये सारी समस्याएं भी नहीं आती है, मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। तो आज हमें सबसे पहले तो अपनी बच्चियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब वो समझने लायक हो जाए, मान लीजिए 8-9 साल की हो गई है, आपकी बातों को अच्छे से समझ रही है, तो आपको धीरे धीरे इस पे बात जरूर करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है, ये होना बहुत जरूरी है। ये ही एक औरत की मतलब परिपक्वता की निशानी होती है। और अगर आपको कभी ऐसे ऐसा फील हो, तो उसमें हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें पहले से ही डिस्कस करनी चाहिए। देखो, जितनी भी माएँ यहाँ पे जुड़ी हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस चीज को समझें कि भाई ये बहुत जरूरी है, एक अहम हिस्सा होता है। हर महीने उससे गुजरना पड़ता है। तो क्यों ना सबसे पहले उसके दिमाग को, उसको मेंटल मतलब मानसिक तौर पे इस तरह से स्ट्रोंग बना दिया जाए कि वो इसको हंस के इसका सामना कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। अ, उसको पहले बताएं। जैसे बाद में समस्या ये आती है, पीसीओडी की समस्या आ रही है, गांठें बन रही है, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, मतलब 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, हो ही नहीं रही है। तो वो सारी समस्याएं इसी कारण से आ रही है, क्योंकि हम उनको इस तरह से तैयार नहीं करते हैं। हम ये नहीं बताते हैं कि कभी भी पीरियड को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी पीरियड को रोकने के लिए दवाई नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये चीज पहले बता दी, तो जब भी अगर उनको ऐसा करना होगा, मतलब बाहर से अगर लगे कि मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ये रोकना पड़ेगा, तो वो एक बार तो सोचेगी उसके बारे में,
सोचेगी कि भाई ये ऐसा मम्मी ने बोला था कि नहीं करना चाहिए, और ये करने से मुझे समस्या बढ़ेगी, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगी, वो ये करेगी मुझे ये रोकना ना पड़े। लेकिन अगर उसको बताया ही नहीं गया है, तो फिर उसके लिए वो जो भी उसके पास उस टाइम साधन उपलब्ध होंगे तो उसको वो रोकेगी, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से रोके या किसी भी तरीके से, जो भी उसके पास या उसकी सहेली ने उसको गाइड किया होगा, उसके जो आसपास जिसके जिनके संपर्क में है, जो वो गाइड करते हैं, तो फिर उसको वो रोकेगी। और रोकेगी तो फिर समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि ये समस्याएं एक दिन में पैदा नहीं होती हैं, इसमें टाइम लगता है। लेकिन जब समस्याएं हो जाती है तो उनको फिर इतनी आसानी से ठीक भी नहीं किया जाता। तो जो मेहनत हम उनको आसानी से ठीक करने में करते हैं, मतलब मेहनत ही करते हैं, बाद में इसको अगर ठीक करना है, तो फिर क्यों ना वही मेहनत अगर हम शुरू में ही अपनी बच्चियों पे कर दें, तो फिर ये समस्याएं पैदा ही ना हो। तो आज ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई इस पे खुल के बात नहीं करना चाहता, कोई अपने बच्चियों को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहा है कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यही बताना है बेटियों को कि भाई पीरियड ऐसे आएंगे, ये हर महीने आते हैं, और ये आना बहुत अच्छी बात है। इसको सरलता से बताइए, खुशी के साथ बताइए कि बहुत अच्छी बात है। और इस जब भी पीरियड आते हैं तो हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी है पीरियड के टाइम में, जो वो 5 दिन होते हैं। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो रही है। तो हमारे अंदर के जो पार्ट हैं, जो हमारी बच्चेदानी है, जो हमारी ओवरी है, जो हमारे अंदर के पार्ट हैं, वो उस समय ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि ये एक सफाई है, ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है जो आपके यूट्रस को हर महीने क्लीन करेगा। और अगर इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आई, कोई भी समस्या आई, तो ये कहीं ना कहीं आपके फिर पूरे जीवन को बिगाड़ भी देगा। क्योंकि इससे अगर पीरियड रुक गए तो भी समस्या होती है, अगर पीरियड में जो ब्लड बाहर निकलना होता है, अगर वो ना निकला तो वो अंदर ही गांठ का भी रूप ले लेगा, यानी उससे समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। तो हमें क्या करना है, जब भी पीरियड आए तो उस समय हमें कोई ज्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं करना है, आपको पूरी तरह से उसमें रेस्ट करना है। देखो हमारे जो 22-23 दिन होते हैं वो अलग होती है, और जो 5 दिन का जो समय होता है वो अलग होता है। उसमें हमें अपने शरीर को पहले तो पूरी तरह से रेस्ट देना होता है। और ये महिलाएं जो भी इस मीटिंग में आ रही हैं, सुन रही है, हम पीरियड पे ही काम कर रहे हैं, तो आप भी इसे अपने जीवन में अप्लाई करिए। जो वो आपके पीरियड का जो टाइम होता है उसमें आप कोशिश करो रेस्ट देने की। देखिए आपका शरीर है, आप अगर अपने शरीर पे ध्यान दोगे तो ये शरीर आप पे ध्यान देगा, आपका साथ देगा। तो आप भी इसकी जरूरत को समझिए। आप देखो ये अंदर से भी काम कर रहा है, और आप इस पर बाहरी वर्क करके इसको ज्यादा ओवरलोड करोगे। ओवरलोड होने की वजह से ना तो अंदर की क्लींजिंग सही हो पाएगी, और आपको ज्यादा थकावट होगी। थकावट होने के कारण आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ेंगी। तो हमें खुद पहले तो खुद से शुरू करिए कि भी उन 5 दिनों में हल्का फुल्का काम करिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन हैवी काम होता है, जैसे कोई भी वजन उठाने का या फिर भारी कपड़े धोने का काम कर रहा है, ज्यादा भाग दौड़ करने का, जैसे बाहर मान लीजिए मार्केट वगैरह का काम, ये जो हम करते हैं वो अवॉइड करें। कि वो अवॉइड करोगे, और सच में अगर आप 5 दिन की इस प्रक्रिया को समझ लोगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएगी। शरीर को रिलैक्स दोगे तो हमारे अंदर की जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होगा। दूसरा, हमने अपने भोजन को समझना है। हम अपने भोजन को समझेंगे, उस दिन हमें हैवी भोजन नहीं खाना है, क्योंकि हैवी भोजन को पचने में बहुत देर लगेगी। मान लीजिए आपने हैवी यानी कि तला भुना उस दिन नहीं खाना है, जैसे छोले चावल, करी चावल ऐसे हम बनाते हैं, ये भी भारी भोजन में आता है, ये भी मत खाइए। हल्का खाइए जो जल्दी पच सके, खाइए हल्का खाइए, जल्दी पचेगा।
देखो हमारे शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति होती है, वही प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचा रही है, वही प्राण शक्ति हमारे शरीर की क्लींजिंग कर रही है। अब उसको अगर आपने हैवी भोजन खाया तो वो प्राण शक्ति क्या करेगी, वो जीवनी शक्ति क्या करेगी, वो आपकी क्लींजिंग प्रक्रिया को छोड़कर आपके भोजन को पचाने में लग जाएगी। अब वहां से उसका ध्यान हटेगा, और जितना हैवी भोजन खाओगे उतनी ज्यादा उसको पचाने में टाइम लगेगा। तो उसकी क्या होती है, वो क्रिया बिगड़ जाती है, काम बिगड़ जाता है। तो इस तरह से हमें ज्यादा भारी भोजन उस दिन नहीं करना है। भूख से भी कम भोजन खाना है, यानी अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए। आप इसमें हल्का जैसे खिचड़ी बना ली और दलिया बना लिया, ठीक है, मतलब उसकी मूंग की दाल बना ली, क्योंकि मूंग की दाल ना बहुत जल्दी पच जाती है। तो ऐसा भोजन करिए। दूसरी बात, हमें आप ठंडी कोई भी वस्तु नहीं खानी है, कोई आइसक्रीम, कोई ठंडा पानी, ठंडी चीजें जो हमारे अंदर, क्योंकि हमारे जो शरीर जब काम कर रहा होता है तो काफी गर्म होता है। आप महसूस भी करते हैं कि बॉडी से निकलने वाला ब्लड कितना गर्म हो रहा है, अंदर प्रक्रिया चल रही है, अंदर मशीन चल रही है, आप ये बात समझिए। अंदर पूरी सफाई की प्रक्रिया चल रही है, और उसको किस चीज की जरूरत है, गर्म चीज की जरूरत है। तो आप गर्म पानी पीजिए। बोलते हैं कि गर्म पानी में जितना गर्म हो सके 1 कप गर्म पानी लेके उसमें घी डाल के पीजिए, ताकि वो आपकी प्रिय प्रक्रिया को रोके ना, बल्कि उसको और अच्छे से मतलब बढ़ाए, ताकि वो क्लींजिंग अच्छे से हो। तो यही बताते हैं कि पानी में घी डाल के पीजिए। अगर आपको पानी पीना है तो हल्का गर्म पीजिए। और अगर पूरी गर्मियों में आपका पीरियड आ रहा है तो उस टाइम ताजा पानी पीजिए। इस समय का इस मौसम जो आजकल का मौसम है उसमें आप उसको गर्म करके, पानी को गर्म करके, यानी उसका ठंडापन दूर करके वो वाला पानी आप पीजिए। तो ये करना है। साथ में हम बोलते हैं कि भाप देनी है। भाप भी यही काम करेगी यूट्रस में। जैसे वहां पे जो स्टिफनेस आ रही है, मान लीजिए काम हो रहा है, स्टिफनेस आ रही है, वहां पे थकावट हो रही है, और अगर हम भाप दे देंगे वहां पे तो वो हमें एनर्जी देगी। क्यों देगी? क्योंकि हमने अपने यूट्रस का जो हमारा काम हो रहा था उसको और सपोर्ट कर दिया, उसको भाप देके वहां से और नरम कर दिया, अंदर गरमाई गई, तो वहां से भी हमने उसकी हेल्प की। तो ये भी एक बहुत अच्छा हथियार आपके सामने आया है कि भाप लेना। और भाप हर वो लेडीज ले, चाहे उसको समस्या है और चाहे समस्या नहीं है। तो ये सारी चीजें जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी बच्चियों को भी बताना है कि भाई ये सारी चीजें तो आपको इन 5 दिनों में फॉलो करनी ही करनी है। और कभी भी हमने अपने पीरियड को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना है, पहले लाने के बारे में भी नहीं सोचना है। और अगर हमारा पीरियड 1 दिन भी लेट हो, मान लीजिए इसमें जैसे टाइम होता है 22 तारीख को आना था, 22 को नहीं आया, फिर 24 को मान लीजिए नहीं आया, तो आप उसको डिले मत कीजिए। आप अपनी मम्मी को बताइए, मतलब मुझे बताइए, आप मतलब किसी को भी बोल सकती हैं कि बताइए उसको पहले कि भाई ये डिले हो गया है, ताकि मैं तुरंत घर की जो चीजें होती है जो आपको बताई जा रही हैं, जो जिसे पीरियड आ जाता है तो वो आ जाए, तो वो लेना शुरू कर दीजिए ताकि पीरियड आ जाए। और साथ में मसाज भी करनी होती है, ताकि अंदर अगर वो जम रहा है और वो नहीं हो रहा है तो वो भी आ जाए। तो समस्याओं को डिले मत करना है। और दूसरी बात, अपनी लड़कियों का ब्लड जरूर चेक करवा के रखना है। ब्लड जरूर चेक चेक करवाइए, क्योंकि कई बार जो पीरियड हो रहे हैं रुक रहे हैं, ब्लड की समस्या, ब्लड नहीं बन रहा है, कम ब्लड है, तो उसके कारण भी होता है। तो हर चीज को अवॉइड मत करिए, ब्लड चेक करवाइए। अगर उसमें 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम ब्लड है तो बहुत अच्छा, और अगर ब्लड 6 ग्राम, 7 ग्राम है तो ये तो बिल्कुल लो में आता है। तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको मुनक्का देना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि उसका ब्लड बढ़ जाए, तो हम उस पे काम करें। लेकिन समझे, पहले पहले बॉडी को समझे कि बॉडी की डिमांड क्या है, हमारे शरीर की डिमांड क्या है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ गए ना, तो आप 90% बीमारियों को
ठीक कर सकते हैं। बॉडी मतलब आपको हर समय, मतलब ये नहीं है कि भाई बताती नहीं है, आपको बताती जरूर है। आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आपको समस्या क्या है। अगर आपकी बॉडी बता रही है कि भाई एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका खाना या तो पच नहीं रहा है, और उसके बाद वो पच रहा है तो तेजाब बन रहा है, यानी कि खाना सही से पच नहीं रहा है। वो जो हमारा वो बनता है भोजन, पचने के बाद जो तरल पदार्थ बन रहा है, मतलब वो सही से नहीं बन रहा है, पच सही से नहीं रहा है, तो उसने बता दिया। अब आपकी जिम्मेवारी है उसको समझ के उस पे काम करने की। और हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आज छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, फिर उसको अवॉइड करते करते हम इन समस्याओं को बढ़ा लेते हैं। तो वो चीज होती है, तो अपनी बॉडी के हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो हमें अपनी बेटियों को भी यही चीज सिखानी है कि भाई पीरियड को कभी भी पहले और बाद में लाने के बारे में सोचिए ही मत, सोचना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसको अवॉइड करना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और जब भी पीरियड शुरू हो रहा है बच्चियों को, तो बताया था कि भी उनको थोड़ी उनकी डाइट अच्छी करिए। जब भी शुरू हो रहा है, मान लीजिए उनके शरीर से अब वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, पीरियड टाइम आ रहा है, तो उनकी डाइट पे ध्यान दीजिए, क्या वो खा रही है, क्या वो नहीं खा रही है, अच्छा भोजन उनको दीजिए। उनको समझाइए, माइंड में वो बात डालेंगे कि जैसा भोजन हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर भी बनेगा, तो वो समझेंगी और आपकी बात को मानेंगी, और आगे फिर उनको पीरियड संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा ही फर्ज है, अगर हमने अपनी बेटियों को। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बेटियों को हमेशा बेटियों की तरह ही पालिए। उनको कभी भी ये नहीं बोलिए कि भी आप बेटा हो। देखो, बेटा और बेटी मतलब हमारे लिए दोनों ही बराबर है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर सिर्फ आजकल कैरियर कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मेरी बेटी पढ़ लिख के ये बनेगी वो बनेगी। ठीक है, बनाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप बनाइए। लेकिन उनमें जो जीवन के लिए जो जरूरी है, जो समझ जरूरी है, वो भी दीजिए। रिश्तों की समझ दीजिए, क्योंकि आगे चलकर उन्हें भी किसी परिवार को संभालना है। ये नहीं है कि सिर्फ कैरियर ही उनका रहेगा। आप खुद देख लीजिए, मैं एक मान लीजिए काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपना परिवार। और हर किसी की है, चाहे कोई जज की नौकरी कर रहा है, चाहे कोई पुलिस में है, फिर भी उनको परिवार तो संभालना ही पड़ेगा। और संभालना भी चाहिए, क्योंकि परिवार हमारे समाज की एक नींव है। अगर परिवार खत्म हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। तो हमें अपनी बच्चियों को मेंटल तौर से इस तरह भी तैयार करना चाहिए कि भाई परिवार सबसे पहले है, उसके बाद आपका कैरियर है। और हमें उनकी शादी और ब्याह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और देखो, हो सके तो मैं तो यही कहूंगी कि 23-24 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यही उम्र होती है जब वो अच्छे से माँ भी बन सकती है। और बच्चे मान लीजिए, पहली जिम्मेवारी हमारी बच्चों की ही होती है। और अगर सही टाइम में शादी होगी, फिर सही टाइम में बच्चे भी होंगे, तो माइंड से वो जो ना होने वाला जो प्रेशर होता है ना, वो हट जाएगा। और जब बच्चे मान लीजिए हो गए हैं, तो उसके बाद थोड़े से बड़े होने के बाद वो अपने कैरियर पे भी ध्यान दे। यहाँ पे हम सामंजस्य स्थापित करना उनको पहले से ही सिखाना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। परिवार भी जरूरी है, कैरियर भी आपके लिए अगर जरूरी है तो वो उस पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन दोनों पे ध्यान दीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बच्चियों को पीरियड संबंधी प्रॉब्लम के लिए तैयार करना, पहले खुद समझना, खुद चीजों को देखना, फिर अपनी बेटियों को पहले से ही उसके लिए तैयार करना। और ये समझ उनके अंदर डालना कि पीरियड में कभी भी गड़बड़ हो तो आप उसको तुरंत मुझे बताइए, इसको अवॉइड मत करिए। और ना ही कभी इसको आगे करने के लिए और ना ही पहले लाने के लिए इसकी कोई भी दवाई ना ले। और अगर दर्द भी हो रहा है, मान लीजिए पीरियड में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई वैसी मेडिकल जैसे
कोई दर्द वाली दवा वो ना लें, उसका भी आप घर से ही इलाज करें, सिकाई कर कर सकते हैं, उसके यूट्रस की भाप दे सकते हैं और घी वाला पानी पीजिए। ये सब अगर शुरू से बताओगे ना और खुद आप करोगे तो वो आपको देख के भी सीखेगी कि मम्मी भी यही करती थी, इसलिए मुझे भी यही करना है। तो फिर आपकी बातों का ज़्यादा विरोध भी नहीं होगा और आपकी बहुत सारी समस्याएँ जो बच्चों से रिलेटेड होती है, जिनके बारे में माँ अक्सर परेशान होती है कि मेरी बेटी को ये हो गया है, क्योंकि जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती है ना, वो माँ को ही ज़्यादा झेलनी पड़ती है। ससुराल वाले अगर सुनाते हैं, तो यही सुनाते हैं कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। मतलब माँ पे तो बात आती ही आती है, तो माँ ही अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अपने बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर कर दे, तो फिर उनको ना ये सुनना पड़ेगा और ना ही मतलब आपकी बेटियों को सुनना पड़ेगा। तो यही था पीरियड संबंधी आज का मैं इसी पे ही बताना चाह रही थी। बाकी गोविंद भैया अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप भी ऐड कर दीजिए। जी भैया, आवाज़ आ रही है? लगता हाँ है। जी दीदी। हाँ जी दीदी। जी, नहीं, आपने तो कम शब्दों में सारी बातें रख दी, बता ही दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो चीजें हैं, बच्चों को संस्कार और ज्ञान दोनों देना जरूरी है। और ज्ञान भी कौन सा, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है। जो कागजी ज्ञान है वो तो उनके कैरियर के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल परसों हम पटना ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो मैं स्टेशन पे पहुंच गया, तो मैंने अपने बेटे को बोला, ये पकड़ो मोबाइल और ये पकड़ो पैसे, यहाँ से बाहर जाओ और बाहर से कुछ भी खाने पीने की चीजें लेकर आओ। जबकि पटना एक काफी भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो मैंने जानबूझ के, तो मेरी धर्मपत्नी चिल्लाने लगी, अरे ये बच्चा है, ये है। मैंने कहा कब सीखेगा भाई। अभी तो चलो, आज हमारे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की वजह से सुविधा हो गई कि मैंने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। कोई दिक्कत होगा तो फोन कर लेगा। ठीक है। और मैंने जानबूझ के उसको उस रास्ते पे भेजा जिस रास्ते पे बाहर टीटी खड़े होते हैं टिकट चेक करने के लिए। तो जब वो टिकट, अगर गाय बाई द वे उसको रोकता कि हाँ जी टिकट कहाँ है, क्योंकि टिकट तो उसके पास थी नहीं, टिकट तो हमारे पास है। जब हम आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको टीटी टिकट मांगता है। तो ये चीजें उसके जीवन में हो जाता, घटना घटिती तो सीखता, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव। तो मैंने उसको भेजा और वो बाहर गया और उसको 20 मिनट का टाइम दिया था। वो 18 मिनट में वापस आया और उसने अपनी मम्मी के लिए सबसे पसंद की चीज, पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है, वो लेकर आया। और 80 रुपए का आधा किलो दे रहा था, तो उसने 100 रुपए का पूरा ले आया। तो ये मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान, जीवन का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो देना बहुत जरूरी है। अभी हम गांव गए हुए थे, तो चाहता तो मैं अपने बच्चों को सबको लेके भी आ जाता, साथ के साथ गाड़ी थी। लेकिन मैंने जानबूझ के अपने बेटे को वहीं छोड़ा। मैं कहा कोई बात नहीं, 4 दिन कम पढ़ लेगा चलेगा, लेकिन उसे अपने समाज का, अपने रिश्तेदारों का, अपने कौन मौसेरे भाई हैं, कौन ममेरे भाई हैं, कौन फूफा है, कौन मौसा है, कौन नाना है, कौन चचेरे नाना है, कौन चचेरे मामा है, मामी है, इन सब की जानकारी होगी। क्योंकि एक तो हम साल में बहुत कम जाते हैं, तो कम से कम तो ये सारी चीजें। तो क्या हुआ, 10 दिन की पढ़ाई का नुकसान हो गया। तो ज्यादा ज्यादा क्या बनेगा, कलेक्टर नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, शायद जो भी 30 तारीख को चलो सोनीपत में थे, तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, रिटायर्ड आईएएस, मतलब आईएएस हरदीप जी ने एक बहुत ही, मतलब कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बता दी थी कि जो हमने पढ़ के नहीं और सारी चीजें करके नहीं बना पाए, वो गोविंद भाई और आप लोग बना पा रहे हैं, शब्दों में। और तो ये चीजें हैं, क्योंकि जीवन हमेशा प्रैक्टिकल ज्ञान से चलता है। कागजी ज्ञान से हम डिग्रियां लेके 2 पैसे ज्यादा अर्जन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव होगा तो आपके पास जो 2 पैसे बचे हैं, 2 पैसे आपने जो अर्जन किया है, उस 2 पैसे को सेविंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, मेरे बड़े अच्छे करीबी में जो कुछ बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा है, काफी अच्छा, उसकी सैलरी है बेंगलोर में लगभग 2.5 लाख रुपए।
और उसकी सेविंग है मात्र 20,000 रुपये। तो 2,30,000 रुपये वो करता क्या है? वो 2,30,000 रुपये वो इतना ज्यादा पढ़ लिया कि अच्छे अच्छे ब्रांडों पे, अच्छे अच्छे घूमने वाली जगहों पे खर्च कर देता है। और एक कम पढ़ा लिखा, हमारी फैक्ट्रियों में काम करने वाला, 10,000 15,000 रुपये कमाने वाला, हर महीने अपने परिवार के लिए 2 से 4 हजार रुपये की बचत करके, 5,000 रुपये की बचत करके, 10,000 रुपये की बचत करके सेविंग करता है। तो परसेंटेज वाइज बचत किसकी ज्यादा है? तो यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई को हमें आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे उससे भी बड़ी बात, शरीर है तो आप मतलब कहा जाता है, हमारे माँ बाप कहते थे कि जब हम लोग अगर शरीर स्वस्थ है ना, तो आदमी कंधे पे बोझा, पीठ पे बोझा ढो के भी अपने परिवार को पाल सकता है, रिक्शे खींच के भी परिवार को पाल सकता है। और शरीर अस्वस्थ है और लाखों की सैलरी है, अच्छे पोस्ट है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और शरीर अस्वस्थ है, तो आप ज्यादा दिनों तक अपने परिवार को नहीं खींच सकते। तो यहाँ पे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पढ़ाना नहीं है, बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना है, सब चीज करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उनको जीवनी हकीकत, जो जीवन का असली समझ है, वो देना बहुत जरूरी है। राजीव भाई ने भी बोला था कि बच्चों को आप पोस्ट ऑफिस भेजें, टिकट कैसे बनती, मतलब जो जनरल चीजें होती है उन सब चीजों को। मेरी धर्मपत्नी बीच बीच में बेटी को भेज देती है, जा सब्जी लेके आ। ठीक है, लेके आती है, डांट खाती है अलग बात है, लेकिन वो होता है कुछ माँ को बोलने की आदत है तो उस तरीके से बोल देती है। लेकिन अपनी तरफ से मैं भी उसको बोलता हूँ, मैं कहा ठीक है जा, कोई बात नहीं, 2 पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन सीखेगी कब? हर वक्त तुम ही लेके आओगी तो ये कब सीखेगी? कब पता चलेगा कि हाँ जी आज धनिया पत्ता 100 रुपए किलो है? ठीक है। तो जब हमारी सब्जी हमारी महंगी है, तो हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है? जब सब्जी महंगा होता है तो माँ जो भी है, जो गृहिणी है, वो कम लेके आती है, और उसको दाल के साथ, मतलब उदाहरण के तौर पे, अगर पालक का साग है और आपको 50 रुपए का एक ही गठरी मिलती है, तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे? एक समझदार माँ, एक समझदार गृहिणी जो है, वो बनाएगी दाल के साथ, ताकि उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए और पूरा परिवार खा ले। किस तरीके से एक ही चीज को कच्चे केले, जब सब्जी महंगी होती है तो हमारे यहाँ कच्चा केला लाया जाता है, और कच्चे केले को उबाल, मतलब उसकी सब्जी और उसके छिलके को चटनी। तो आपके साथ क्या हो गया, अगर आपके घर में 4 परिवार हैं और आपने 3 4 केले की सब्जी बना ली और उसके छिलके की चटनी बना ली, तो आप तो चटनी के साथ अलग 20 10 रोटी खा सकते हैं, और सब्जी के साथ अलग 10 रोटी, यानी उसी 4 केले से आपका काम हो गया। तो ये सारी समझ कब आएगी? जब हम बच्चों को, लेकिन यहाँ तो क्या है, 25 25 साल के हो जाते हैं, 30 30 साल के हो जाते हैं, बेटियों को तो रोटी बेलना नहीं आता। कहते हैं वो तो मेड रख लेगी। वो ठीक है, मेड रख लेगी, तो कोरोना आ जाएगा तो फिर मेड क्या करेगा? कोरोना काल ने बहुतों को सिखा दिया कि मेड रखने का मेड वाले भी कहाँ थे। ठीक है। और बाहर की चीजें भी नहीं मिल रही थी, तो उस वक्त कच्चे कच्चे चावल खा रहे थे जिनको बनाना नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि बाहर की चीजें भी नहीं मिल रही थी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ जीना बहुत जरूरी है। जीवनी हकीकत हमें बच्चों को सिखानी है। कम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी ये जो हम मुहिम है हमारा, वो मुहिम सिर्फ स्वास्थ्य और समृद्धि के ऊपर है, संस्कारों के ऊपर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रीना दीदी ने तो बहुत ही कम शब्दों में, और सही बताऊं, ये जो बोलने वाले हैं ना, इन सबके दिल में दर्द है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है। जी चाहे भैया, जो महसूस होता है ना, जो देखते हैं समाज में, और ये लगता है कि यहाँ पे बदलाव की जरूरत है, वही चीजें उभर के सामने आती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में देखा हुआ है वो चीजें होती हैं। तो अगर कोई भी बहन इस पे अपने विचार रखना चाहे तो वो भी जरूर रखें, क्योंकि हमें मिलके परिवारों को भी बचाना है। और ये भी सच्चाई है कि आज पति पत्नी दोनों मिलके अगर नौकरी कर रहे हैं ना, तब भी उनका घर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर पति नौकरी कर रहा है और पत्नी घर पे रह के उसी पैसे से अच्छे तरीके से मतलब सबको संभाल रही है, तो फिर वो मजे में भी है।
मतलब वो मजे में भी हैं, और ये सच्चाई है। लेकिन होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। जबकि एक बात है कि भाई महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों से आगे हैं, लेकिन आज हम उसको जताने में लगे हुए हैं। आप देखिए कि महिला के बिना घर है ही नहीं। अगर महिलाएं घर में ना हो ना, तो घर घर है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब कमाई से आंकने लगे हैं कि भाई मैं मुझे पति से ज्यादा कमाना है। जबकि कमाई से नहीं, आपका तो दर्जा हमेशा से ही ऊंचा रहा है, क्योंकि आप एक परिवार को चलाने के लिए जो कहते हैं ना बच्चे, वो महिला के द्वारा ही मतलब परिवार में आते हैं। तो वो दर्जा कभी पुरुषों पुरुष प्राप्त भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो चीज, वो महत्व को समझना है। और हमेशा होड़ में नहीं, मतलब समृद्धि को बचाते हुए, स्वास्थ्य को बचाते हुए, और अगर परिवार चलेंगे तो वो परिवार सच में बहुत खुश नसीब होंगे जहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी। तो बाकी दो हैंड रेज हैं, वो भी ले लेते हैं भैया। जी। सबसे पहले इंदु, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया। जी। मैं इस टॉपिक पे बहुत बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। आज मौका मिला। आजकल जो हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे आसपास में क्या देखते हैं, लड़कियों का पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। एक हमारे सामने है, बस उसको और किसी की तो मैं क्या ही कहानी बताऊं, अपने मन की बात बताती हूँ कि सुबह जाएंगी शाम को आएंगी, उनको चाय का नहीं पता कहाँ बनती है, कहाँ मैगी, बस मैगी तो सिखा दिया उनको बनाने की, तुम अपना अच्छी तरह से खाओ, कैंसर पनपेगा, तुम्हें बीमारियां लगेंगी, और तुम अस्वस्थ रहोगी, अब कमाओ और बाद में इसको बैठ कर अपने शरीर पर लगाओ। बिल्कुल। एक राजीव दीक्षित भैया ने कहा, पहले स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो ही घर में सुख समृद्धि रहेगी हमारे। ये उनकी मजाक बात, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ शुरू से ही, राजीव दीक्षित को। अब तो मुझे रास्ता ही उनका मिल गया कि जवानी में कमाओ और बुढ़ापे में बैठ के उस पैसे को अपनी बीमारी में लगाओ। तो इंजॉय कहाँ किया हमने, जिंदगी को कहीं भी नहीं किया। जवानी में भाग दौड़ में यहाँ से भी कमा लो, वहां से भी कमा लो, शरीर को देखो ना। और फिर बुढ़ापे में बच्चे यूं कहें, बुढ़े बैठा रहो तू, हम तेरे लिए यही ला देंगे सब कुछ। वो पैसे ने देख देख के दुखी होता रहेगा, क्योंकि मुझे जवानी में कमाया और अब उस पैसे को मैं अपनी मर्जी से यूज भी नहीं कर सकता। ये तो बात होगी हमारी कमाई की। और संस्कार लड़कियों को बिल्कुल नहीं है। लड़की 1 भी% एडजस्ट नहीं करती परिवार में जाके, क्योंकि अगर हम कमा रहे थे तो माँ नहीं हमें डांटती थी, पापा नहीं डांटते थे। अगर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक लड़का पुलिस में था, उसने शादी की, बहुत बड़े घर की लड़की आई, तो लड़के की ड्यूटी पे से फोन आएगा रात को 2:30 बजे कि आपने आना। वो बोला चलो मेरे लिए खाना बना दे, मैं बाहर जा रहा। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। बोली मैं इस टाइम तो मैं कभी सो कर, उठने की तो दूर की बात है, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात, मैं तो कभी जागी ही नहीं रात को 2:30 बजे। वो बोले अगर मैं पूरा दिन लगेगा, मेरे को खाना तो बना के दे दे। बोली मैं तो नहीं बनेगा। वो लड़के ने सोचा चल कोई बात नहीं, नई नई बात है, एडजस्ट कर लेगी। और लड़का आया भाई, दिन के 2:30 बजे 12 घंटे की ड्यूटी करके, बोला वो तैयार बैठी मैकअप वैकअप करे कि अब घूमने चलो। वो बोला तुम मेरे को एक तो खाना नहीं बना के दिया, दूसरी बात ये नहीं दिमाग में तेरा पति है, 12 घंटे की ड्यूटी करके आया, इसको आराम भी चाहिएगा। तो वो बोला मैं तो सोने जा रहा, और मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं ड्यूटी करके आया, पूरी रात नहीं सोया। और पुलिस की ड्यूटी तो ऐसी होती है, कई बार आराम मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता। उसने बैग पैक किया और वो दोबारा नहीं आई, तलाक होकर ही फैसला हुआ। ये मतलब हर तीसरे घर में हो रहा, दूसरे घर में हो रहा, आने वाले टाइम में ये हर घर में होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार, ये नहीं कि मैं बेटियों बेटियों के लिए नहीं कह रही, मैं बेटों के लिए भी, क्योंकि मेरी बेटियां भी तो बेटों के साथ ही आती हैं। तो कई जगह क्या होता है कि लड़का बीच में फंस जाता है, माँ की सुने कि बेटे की सुने। एक लड़के ने भी अकेला ही था, माँ बाप को उसने फांसी ली। वो बीच में इतना पिस चुका था, किसका नाश हुआ, 2 घरों का हुआ। बदनामी भी 2 घर की होती है। तो मेन बात है, अपनी लड़कियों को चाहे 2 क्लास कम पढ़ा लो, लेकिन अगर संस्कार होंगे तो घर चलाएगी। अगले घर जाके सास ससुर को, अपनी ननंद को बहन मानेगी, देवर को भाई जैसा मानेगी, माँ बाप को
सास ससुर को माँ बाप को जैसा मानेगी। मैं पहले थोड़ी, मैं भी ऐसी ही थी। जब मेरी शादी हुई थी, दूसरे घर में आकर एडजस्ट बहुत मुश्किल करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं अपनी लड़कियों को कि जैसे हमने पाला, अरे फूलों की तरह मत पालो, लक्ष्मीबाई की तरह पालो लड़कियों को। उनको संस्कार दो कि तुम्हें हर स्थिति में एडजस्ट करना है, मीराबाई जैसे बनाओ। मीराबाई ने देखो क्या क्या नहीं किया। एक विश्वास ही तो था, चाहे भगवान का विश्वास लगा लो या परिवार के बंदों का विश्वास लगा लो। बिना विश्वास के लिए बिना तो हमारी जिंदगी कभी चल ही नहीं सकती है। और यहाँ मुझे, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ पे आके इसमें, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में, क्योंकि एक तो अपने मन की बात कह देते हैं, एक हमने अब फील हुआ कि हमें भी आजादी मिली हुई है। मेरा परिवार तो खैर ऐसा नहीं, हम तो शुरू से ही आजादी में रही हूँ। मैं तो मायके में भी और ससुराल में भी मैं लकी हूँ इस बात में। लेकिन मुझे दुख है कि अगर जैसा मेरा बेटा है, मैं किसी और की बात नहीं कहूंगी, मम्मी आपको तो कुछ नहीं पता। मैं बोली, यार बेटे तेरे को जन्म दिया, इतना बड़ा किया, तू आज 12th में आ गया, मेरे को इतना ही पता था। वो क्या काम करता है, लैपटॉप में गेम लगा लेगा कि मम्मी ने तो कुछ नहीं पता। मैं यूं पता नहीं, तेरे जैसे काम हमने भी अपने बचपन में करके छोड़ रखे। जब फोन नहीं थे, बाहर करके आ जाते थे, घर का देते, सहेली के घर गए थे, मौज मस्ती, घूमिया ही बैठ गए। पर वो हमारा, वो खेल हमारा सही था उस टाइम का, क्योंकि उसमें हम गलत नहीं करते थे। हम्म। अब के बच्चे क्या करते हैं कि लैपटॉप दे दो या कुछ भी दे दो, माँ बाप, माँ सोचेगी 2 मिनट मेरा काम निपट जाए, इसको फोन दे दूं। अब लग रहा तो बस तेरा तो काम इधर निपट गया, उधर बच्चा भी निपट लिया, क्योंकि उसे संस्कार ही नहीं मिल रहे। क्या करेंगे हम काम का और पैसे का, किसी का कुछ नहीं फायदा है जी। मेरे ससुर भी यही बात कहते हैं और मेरी खुद की सोच भी यही है। वैसे तो आज सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता, लेकिन मैं अपने मन की बात बता रही, क्योंकि लड़कियों को तो काम बताती ही नहीं बिल्कुल भी। अगर कोई कहेगी ना खाना बना ले, ससुराल में पैसा ही काम नहीं आएगा। मेन बात है, कई घरों में आज भी ये प्रथा है कि घर की बहू ही खाना बनाएगी किचन में। और जिस घर में किचन में औरत काम करेगी, उस घर में सुख समृद्धि रहेगी। बाकी तुम मेड लगा लो, कुछ भी लगा लो, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन घर की सुख समृद्धि कभी नहीं खरीदी जाती, और ना बच्चों के संस्कार। और हमने कभी भी अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए कि कल वो हमारे पल जो हम प्रकृति से देंगे, वापस हमको वही मिलेगा। ये एक सत्य है, ये मुझे खुद भी देख लिया करके, कि हमने जो प्रकृति से दिया ना, चाहे वो घूम फिर कर किसी के भी माध्यम से आया, पति के, बच्चों के, सास ससुर के, या अपने खुद के ही स्वास्थ्य से, वो हमें मिलता जरूर है। इसलिए मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि पहले अपने बच्चों को संस्कार, और लड़कियों को तो खास करके खाना तो बनाना सिखाओ ही सिखाओ, चाहे वो 1 घंटा कम पढ़ लो। क्योंकि एक मेड आई थी, आपने भी पता चल सुना भी होगा, न्यूज में बहुत आई, वो पता नहीं कैसा खाना बना के देती थी, पूरा परिवार बीमार। और क्या फायदा, मेड को भी पैसे दिए, अब अपने शरीर पर पैसा लगा रहे। तो मेड कोई भी लगा लो, बाहर का बंदा वो काम नहीं करके दे। हम झाड़ू पोछा करा सकते हैं, कपड़े धुलवा सकते हैं, लेकिन किचन का काम तो पहली लक्ष्मी औरत है। अगर अपने पैसे घर में रौनक रखनी, चहल पहल रखनी, रसोई तो एक मंदिर है सबसे पहला हमारा। चाहे हम मंदिर में पूजा ना करो, लेकिन रसोई को मंदिर मान कर चलोगे, तो तुम्हें मंदिर में पूजा पाठ करके बैठने की कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। मंदिर वो हमारी वो है किचन, उसको अगर तुम साफ सफाई से शुद्धि से करोगे, ये ऐसा तो सभी बहनों को पता होगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि रात को कभी भी जूठे बर्तन ना छोड़ो। मेरे से बड़ी भी है, छोटी भी है इसमें क्लास में, लेकिन मैं, मेरे को मेरी दादी सास 90 साल की होगी हमारी, कि घर में रात को वो बोलती थी कि लक्ष्मी जी आती हैं देखने। ये तो पता नहीं, मतलब उन्होंने कुछ पता होगा दादी जी, कि कभी भी घर में रात को किचन में एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना, चाहे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो। ये मेन बहुत बहुत जरूरी काम है हमारा किचन का, सबसे पहला, कि रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। चाहे हम एक काम और कम कर लो, लेकिन किचन रात को साफ करके ही सोना चाहिए। उसमें हमने दो फायदे हैं, एक तो सुबह उठते ही जाकर मन खुश होगा आपका किचन में, और तुम सुबह जाती देखोगी बर्तन सिंक भरी हुई, मुझे बहुत जगह देख लिया, तो तुम्हारा मन क्या करेगा कि वो खाना किस में बनाऊं, पहले बर्तन करूं खाना बनाऊं। पति गुस्से में चला जाएगा, क्योंकि ऑफिस से पक्का लेट होगा वो। मेरे पति ने तो खैर मेरे को से कहने की आदत है कि तू चाहे मुझसे 10 मिनट पहले खाना पैक कर दो, ऑफिस में जाके यूं कह दे तेरी भाभी ने करा लेट, क्योंकि भाभी से तो कोई बात नहीं करेगा। और फिर इनके दोस्त हैं हमारे साथ में, मकान बनाया, उनको मैं बोलती हूँ मेरी वजह से कभी लेट नहीं होते। हाँ भाई, 100 दिन में एक दिन तो मेरे से भी खैर गलती होती है, ये नहीं मैं कहती, लेकिन मेरी वजह से तो कम ही लेट होते हैं। तो इसीलिए अगर रसोई हमारी साफ सुथरी रहेगी, चूल्हा हमारा साफ रहेगा, सुबह उठकर तुम
20 मिनट का काम 10 मिनट में अच्छे से कर पाओगी, खुशी खुशी। और मन इतना खुश, इतना प्रसन्न रहेगा कि हद से ज्यादा हमारा। क्योंकि हमें किचन साफ मिली, हमने कुछ करना नहीं पड़ा, अच्छे शुद्ध बर्तन मिले, उनमें खाना पकाया, भगवान जी को भोग लगाया। मैं तो खैर लगाती नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज होता है, दही और रोटी रखी और भगवान जी आपको समर्पित। भगवान भी कहता होगा रोज दही दही खिलावा है। क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि मैं लहसुन प्याज छोड़ दूं, लेकिन घर में सब बच्चे नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो फिर घर में पहले है शांति, सबकी सलाह में। भगवान भी यही कहते हैं, अगर घर में सब खुश तो जब हम भी खुश। तो सबसे माफी, अगर कुछ गलत कहा होगा हो तो माफी चाहती हूँ। फिर भी लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों को काम जरूर सिखाओ। मेरा तो लड़की है नहीं, लेकिन मेरे किसी की लड़की आएगी, पता चला मैं ही चूल्हे में सारा दिन पैक तो इनके लिए बना रही, फिर उसको भी दूंगी, बैठी बैठी को बनाऊंगी। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि किसी की बेटी हमारे घर आएगी तो सब अपनी बेटियों को सिखाओ काम। अरे इंदु जी, अब हम आगे बच्चों की शादी भी अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार में ही करेंगे, क्योंकि वही बात है ना, हमें तो संस्कार वाले बच्चे ही चाहिए ना। क्योंकि हाँ मेरी जी। भी विडंबना यही है कि मेरे पास भी दो बेटे हैं। अब मुझे भी मान लीजिए यही हाँ जी। चाहिए कि भाई बहुएं आए तो कम से कम एक बार तो खाना बना के दे दें। हाँ जी, यही तो है ना, यही तो है। क्योंकि अगर घर में जो बेटी हो चाहे बेटा, मैंने भी कोरोना में अपने दोनों बेटों को झाड़ू पोछा, कपड़े धोने और चाय बनाना और पुलाव बनाना, खिचड़ी बनाना, बहुत काम सिखा दिया, डस्टिंग करना। अब दिवाली पे वही मेरे साथ सारी सफाई करवाते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कोरोना में सर बहुत लोग परिवारों में नुकसान भी हुआ, लेकिन अगर किसी ने अपने बच्चे लाइन पर लाने थे तो ला सकते थे, क्योंकि कोई उन पर बच्चों पर ऑप्शन नहीं था, ट्यूशन का, स्कूल जाने का, कुछ नहीं। पर चलो कोरोना तो चलेगा, लेकिन आगे संभलो और फोन पर थोड़ा सा ध्यान दो अपने बच्चों के, कि क्या गलत देख रहे या क्या देख रहे। उनको संस्कार बहुत जरूरी। सब कहते हैं इंदु तेरे बच्चे तो ठीक है, काम भाभी का फोन आएगा क्या कर रही, मैं खाना झाड़ू पोछा कर रहा, संडे को उसका काम है पोछा लगाना, मेरा झाड़ू। अपने बच्चों को, क्योंकि कल कहीं बाहर जाएंगे, कम से कम हमें ये संतुष्टि रहेगी कि वो भूखे नहीं रहेंगे। इतना सिखा दो उनको। कभी कभी मैं बड़े बेटा 12th में, मैं कहा भाई रोटी खुद सेक ले तू, मैं काम कर रही दूसरा। वो मेरी मजबूरी में तो सेकेगा ही, और एक दो बार उसने जलाई, अब वो मेरे से भी अच्छी सेक लेता है। अब तो 12th है, खैर उतना नहीं करवाती मैं, फिर भी मैंने उनको सारा काम चलिए, सिखा दिया, वो कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, अच्छा बताया आपने। जी, सुनीता शर्मा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। बड़ा अच्छा बताया इंदु जी ने। एक मेरे भी घर में मेरी सिस्टर है, मेरे तो खैर लड़की नहीं है। बड़ा मतलब काफी बहुत चेंज आ गया, टाइम बहुत चेंज हो गया है। समझती ही नहीं है। आवाज कट गई आपकी। इन सभी को आवाज। अपने अपने जगह पे ये नेटवर्क का करो ये करो। चले। सुनीता दीदी का नेटवर्क की दिक्कत है। आप भी अपने घर में निशान लगा लो कहाँ फुल नेटवर्क आता है। ठीक है। जया राठी। ठीक। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, और वंदे मातरम सभी बहनों को। दीदी आज ये बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, इस बारे में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बाहर रहते हैं। मतलब बेटी तो 5-6 साल से रहती है और बेटा भी 2 साल से रहता है, लेकिन मैंने भी दोनों बच्चों को सारा काम सिखा रखा है। तो बच्चे जैसे हमारे यहाँ पीरियड में भी हम 4 दिन किचन में नहीं जाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। तो जैसे जब मैं सिंगल रहती थी, मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती, तो मेरे बच्चे सब बना लेते हैं। मतलब इवन की बेटी नहीं होती तो बेटा ही पूरा खाना बना लेता है। और जिस दिन उसको बनाना रहता है ना, वो उस दिन पहले ही बोल देता है, आप नहीं बोलोगे मम्मा, मेरी जो इच्छा होगी वो बनाऊंगा। और उसके मतलब कोई फेवरेट अलग डिश बनाता है वो, रोटी सब्जी नहीं बनाता। बोले नहीं, मुझे रोटी सब्जी तो आप ही बनाते हो, आप बनाओ, मैं कुछ अलग बनाऊंगा। और दोनों बच्चे सारे काम कर लेते हैं। और जब मैं जॉब भी करती थी ना, और जब बेटी छोटी थी, तो मैं जॉब पे जाती ना, तो कुछ भी त्योहार रहता तो आधा खाना मैं बोल जाती कि जो शुरू का है मैं बना के जाऊंगी, तैयारी करके जाऊंगी, बाकी तू कर लेना। तो मैं हर त्योहार पे जो मतलब अपने यहाँ पारंपरिक जो बनता है, उससे वही चीज बनवाती। भले ही वो फोन पे बता देती मैं उसको, पर मैंने कहा बिगड़ेगा करेगा कुछ भी हो, पर तू ही बनाएगी।
और वो उसको, मेरी बेटी को थोड़ा कम इंटरेस्ट है किचन में। तो वो तो सोचती कि नहीं, करना नहीं पड़े, तो मैंने कि नहीं, जो बनेगा, बनता है वो ही बनेगा और वो तू ही बनाएगी। तो वो धीरे धीरे ऐसे करके सारी चीजें बनाना सीख गई। वो टचवुड दोनों बच्चे इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि मतलब वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब बच्चों को ऐसा स्पेशल सिखाया है कि कोई, मतलब ऐसे ही जरूरत पड़ी तब बनाया। और बेटे को तो इतना शौक है कि अभी मतलब यूँ समझ लो कि 6-7 साल से तो मैं भूल ही गई कि कुछ नई डिश मुझे बनानी है। वो पहले से ही बोल देता है, मम्मा इसका बर्थडे है, मैं केक बनूंगा, ये वाला केक बनूंगा, वो वाला ये डिश बनूंगा, आज तो ये खाने का मन हो रहा वो बनूंगा। तो पहले सिखाया सब मैंने ही उसको, क्योंकि मुझे मार्केट की चीजें शुरू से पसंद नहीं थी बच्चों को खिलाना। मतलब इवन कि मैं पिज्जा बेस भी घर पे बनाती थी, इतनी पछती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, काम बहुत रहता था। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए पिज्जा बेस बनाती, 2 दिन पछती उसको, फिर पिज्जा बनाती। मतलब सारी चीजें, मुझे यही लगता है कि मार्केट की जो खराब आती है उसकी बजाय बच्चे अगर खाना चाह रहे हैं तो घर पे ही बना के दो। तो आज की तारीख में बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो खुद सारी चीजें बना लेते हैं। और अब बच्चे दोनों बाहर रहते हैं तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, हालांकि उनको टिफिन सेंटर पे लगा रखा है कि ताकि पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो। पर जैसे उनकी इच्छा होती है वो उस दिन बना के खा लेते हैं। और काम भी सारा कर लेते हैं, जैसे घर भी आते हैं तो मतलब जैसे मैंने देखा है बहुत सारी माएं बच्चों को ज्यादा लाड करती, कुछ करने नहीं देती। तो जब वो बीमार होती है ना, तो बच्चे कुछ भी काम नहीं करते, और वो बीमारी में ही उठ उठ के काम करती है सारा। तो मैंने ये चीज शुरू से ऐसा नहीं रखा कि नहीं, बच्चों को लाड़ की जगह लाड़ करना है, पर लाख रुपए का खिला दो पहना दो, लेकिन काम के लाड़ नहीं होना चाहिए। तो वो मैं बराबर करवाती। आज भी जैसे मेरे यहाँ मेड नहीं आती है झाड़ू पोछे वाली कभी, और मुझे कमर में प्रॉब्लम है और इतना बड़ा घर है मुझसे नहीं होता, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि एक जना कोई भी झाड़ू लगाएगा और दूसरा पोछा लगाएगा, भले डंडे से लगाओ भले कैसे भी लगाओ। मेरे एरिया में कर लेती कि इस एरिया में इतने में मैं लगाऊंगी, बाकी इतने में तुमको करना। क्योंकि फिर अपन भी परेशान होते रहो, दूसरे काम भी रहते हैं, गेस्ट भी आए गए रहते हैं, तो सबको मैनेज कैसे करो अगर किसी को काम नहीं बताओ। और यूं हस्बैंड भी कुछ नहीं करते, लेकिन जब ऐसी दिक्कत आती है तो वो भी करवा देते हैं, क्योंकि अकेली परेशान हो जाती। मतलब 2 साल पहले जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तब मतलब पता ही नहीं चला, मेरा 1.5 महीने बच्चों ने और हस्बैंड ने बेड रेस्ट करवाया मेरे को कि नहीं तेरे को नहीं करना है, बोल बाद में परेशानी आती। तो वो तीनों कैसे मैनेज करते हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, एक चाय बनाएगा, एक खाना बनाएगा, एक मशीन लगाएगा, कपड़े धोएगा, और बर्तन वाली तो आती है तो इतनी परेशानी नहीं आती है, लेकिन सारा मैनेज करके उन्होंने सारा काम कर लिया। और रात के बर्तन में भी मेरे ये है कि मेरा लक है कि मेरी काम वाली इतनी अच्छी है कि वो 8-9 बजे ही आती है, जब हम सब खा लेते हैं, तो वो आखिरी में आती है, तो वो सारे बर्तन साफ हो जाते हैं, रात का बचते ही नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ शुरू से जॉइंट फैमिली थी तो काम वाले सारे लगे हुए थे, इतना किचन में ही बहुत टाइम हो जाता था। पर वो इतना अच्छा है कि रात के बर्तन वो देर से आती है तो बचते ही नहीं है, और वो कभी बोलती है ना देर से आने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो देर से आओ, हमको चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बताया जया जी। और हमने भी कभी, मतलब आप भी लगा लो या हम लगा लो, ये जितनी भी आज बहनें जुड़ी हैं, कभी सीखा किसी ने नहीं है, ऐसे ही सीख गए देखते देखते। घर में कोई मेहमान आया तब कुछ चीज बनी तब सीख लिया, मतलब देख के ही सीखा है सबने, और वही देख के सिखाने की आज हमें जरूरत है अपने बच्चों को। बहुत बढ़िया। आ, सपना ब्यास। वंदे मातरम दीदी। वंदे बहुत अच्छा मातरम। कहा इंदु दीदी ने, जया राठी दीदी ने बहुत अच्छा बताया। उसके बारे में बहुत अच्छा लगा सुनकर। और सही में बच्चों को सही बताना चाहिए और घर में करवाना चाहिए बच्चों से। मैं भी करवाती हूँ बच्चों से, दिवाली की साफ सफाई पूरी करवाती हूँ। पूरी बच्चों से बता देती हूँ ये आपको करना है या नहीं करना ही है, और करवाना ही है। और मैं करती हूँ तो बच्चे करते हैं फिर। नहीं, उनको लगता है मम्मी इतना कर रही है तो अपने अपन ने भी करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए मम्मी की। मम्मी क्योंकि दिन भर करती है ना, इसलिए लगता है। और गैस के वटे पर एक बार बर्तन घसना हो गए कि उसके बाद बर्तन नहीं दिखना चाहिए। मैं बोलती हूँ झूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए। तो दिखे तो अपने जो खाना खाएगा वो अपनी थरिया घसेगा। रात में जब थोड़ा देरी हो गई मेरे बेटे को, मैं पहले ही बोल कर रखती हूँ अब मेरे बर्तन हो गए घसना, अब तूने देरी से खाना खाया ना, देखो पनिशमेंट, तू बर्तन अपनी थरिया घसेगा। तो मैं घसने को लगाती हूँ उसको। बिल्कुल जी। ऐसा। और झाड़ू पोछा भी सब करने को लगाती हूँ। और मेरी बेटी को मैं बताती हूँ, ये देखिए गंदा दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ये, कोई आएगा कैसा लगेगा। तो बोलती है नहीं, फिर वो खुद होके ही करती है। उसको बहुत ये है कि इंटरेस्ट है किचन के काम में, और सब कर लेती है साफ सफाई।
अपने को अपन करते हैं ना तो बच्चे सुनते करने को लगते हैं। उनको अपन आदत डाले ना तो अच्छा नहीं लगता। उनको भी गंदगी पसंद नहीं आती फिर। अपन अपन ध्यान दे तो अच्छा होता है। अपन खुद से करते हैं और करवाते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक चुना दीदी आज का। बहुत अच्छा, आपने जब भी बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। सुनीता शर्मा, हाँ, वंदे मातरम। आप अपनी वीडियो बंद कर दीजिए। सुनीता जी, वीडियो बंद करिए। तभी तो वही छोड़ गया था। वीडियो बंद करके बोलिए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही है क्या मेरी? नहीं नहीं, कट रही है। 12:30। चलो हाँ। किसी और को ले लीजिए, फिर नहीं आ रही तो और। अभी आ रही है, अभी बोलिए। रुक गए। चलिए, नीना काम्बोज। जी वंदे मातरम सभी को। दीदी जी अगर आज ये टॉपिक चला ही है तो मैं भी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। जी मतलब इंदु दीदी ने वैसे बहुत अच्छा कहा कि हमें बेटियों को संस्कार देने चाहिए। मेरी भी वैसे कोई बेटी है नहीं, लेकिन मतलब मैं भी मानती हूँ ये बात। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक मैं समझती हूँ कि ससुराल वालों का भी फर्ज बनता है कि वो भी बहू को बेटी जैसा प्यार दें, क्योंकि वो एक नए माहौल में आती है। वो अकेली होती है वहां पे, तो पहला फर्ज उनका बनता है कि वो उसको समझे और उसको प्यार दे। तब जैसा उसको माहौल मिलेगा तो मतलब वो जरूर वो भी बदले में वही देगी। और मैं तो कम शब्दों में एक लाइन में ही अपनी बात कहना चाहती हूँ, और सबको मैं ये कहती भी हूँ कि अगर हम बहू को वो ससुराल देते हैं जैसा ससुराल हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, तो किसी घर में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीना जी। संगीता कुमारी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी बहनों को और भैया को। वंदे जी मातरम। जी दीदी, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। एक्चुअली आज आपने बहुत अच्छा बताया वो पीरियड्स को लेकर, सबके लिए हाइजीन कैसे मेंटेन करना, बेटियों को कैसे पहले से बताना है। मेरी भी बेटी है, 12 साल की है अभी। तो पर मैंने जैसा कि आजकल का एनवायरनमेंट है, जैसा माहौल है, तो पहले ही आ जाता है। तो मैंने उसे 10 साल में ही उसे बता दिया था। मैंने हम माओ को एक टेंशन रहती है कि हम क्या एग्जाम्पल दे, कैसे बताएं, कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने उसे ना आरओ का एग्जाम्पल दिया था। हमारे घर में जो फिल्टर, जो आरओ लगा होता है ना, मैंने उसे आरओ का एग्जाम्पल दिया था। और उसे बताया था कि कैसे उसमें अच्छा पानी जाता है और जो गंदा पानी वो बाहर आ जाता है। फिर जैसे वो कभी खराब हो जाता है तो हम उसे रिपेयर करते हैं, वो अच्छी चीज है। फिर अच्छा पानी पीते हैं, गंदा पानी जितना भी सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से मैंने उसे बताया, तो वो समझ चुकी है। माइंड उसका पूरी तरह से सेट है, क्योंकि अभी जो उसका एज चल रहा है, इसी एज में वो मतलब अच्छे से अपने आप को सेट कर रखी है माइंड से कि वो कभी भी आ सकता है। तो ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। क्योंकि उसके क्लासेस में जितनी भी लड़कियां हैं, एक एक करके सब ये सब फेस कर ही रही हैं। तो पूरी तरह से सेट है अब ये। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि इस तरह का कुछ एक एग्जाम्पल है जो हमें अपनी बेटियों को देकर बताना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से समझ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दी, सुशील थैंक यू। भैया। जी भैया, सुशील भैया। जी राम राम, वंदे मातरम दीदी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लिया दीदी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे हिसाब से रात को ही सोच के सोते होंगे कि कल क्या टॉपिक लेना है। तो आज का टॉपिक बहुत बढ़िया, और जो 3-4 दीदी ने बताया बहुत ही सुंदर। और अपना जो जीवन का जो अनुभव है ना, आसपास के आस पड़ोस का, वो सारा इसमें बताया गया है। और ये चीज हर घर, हर दूसरे घर में होती है। तो इसमें जहाँ तक मेरे को, मैंने सीखा या जो अनुभव लिया, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर महिला और परिवार, जो पेशेंट आते हैं, परिवार आता है, तो उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसे ऐसे परिवार आते हैं जो बिल्कुल मतलब टूटने वाला होता है। और मेरा प्रयास होता है कि उनको जोड़ने का, ना टूटे। और कई परिवार को मैंने जोड़ा भी है, समझाया भी है, और वो मान भी गए हैं। तो जो आपने बताया
इतने अच्छे तरीके से। ऐसे ही सभी बहनें ये अपने परिवार में सभी बच्चों को बताए। ये नहीं कि लड़कियों को समझाए, मैं कहता हूँ लड़कों को भी समझाओ, लड़कों को भी संस्कार देना चाहिए। लड़कों को संस्कार क्या करता है, लड़कियों को तो हम पाबंदी लगा देते हैं, लड़के रात को जाते हैं और आते हैं 12-1 बजे, उनको भी टोकना चाहिए कि क्यों जाते हो। तो ये भी एक कारण है, आप अपने बच्चों को, लड़कों को भी संस्कार देना जरूरी है। और आज मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि लड़कियों को जो आप अच्छी दूसरे घर में बहू बनाना चाहते हो, तो मेरे अनुभव से आप उसको ऐसा संस्कार दे दो कि 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए उनको बोलना है, उनको सिखाना है कि 1 साल के लिए आप जैसे कहते हैं ना बहू रानी, कि वहां की रानी बननी है। मतलब बहू को हटा के नोक लगा दो उसके सामने। तो नोक रानी, नोक रानी का मतलब ये नहीं कि वहां पे नौकरानी बनोगे, कहने का मतलब ये है जो वहां पे जाके अपनी ससुराल में जो सास कहे, जो ननंद कहे, जो उनके हस्बैंड कहे, जो उनके ससुर कहे, जो भी कहे, उनके स्वाद के अनुसार भोजन बनाइए, उनको खिलाइए, उतना ही प्यार कीजिए। मैं कहता हूँ 1 साल की कठिन परीक्षा के बाद आप कहोगे जी जो खजाना है ना, खजाने की चाबी जो सासू की माँ के टंगी रहती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपको सारा उनको दे देगी कि बहू तू बहुत अच्छी है, ये संभाल तू घर, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे वो कहेगी ऐसे ही 1 साल बाद, क्या 6 महीने, 6 महीने कर लो, 6 महीने में ही वो सारा कुछ उनके पास आ जाएगा। तो आप ऐसे संस्कार दे दो अपनी बच्चियों को कि वो पूरा परिवार चला सके। तो दीदी ये आप अपने बच्चे को दोगे और फिर अनुभव करना, फिर मुझे बताना। मैं कहता हूँ कि ऐसा परिवार किसी घर में नहीं होगा जो ऐसा संस्कार में तो मिल जाए, तो वो स्वर्ग बन जाएगा। अब छोटी छोटी बातें आजकल घरों में होती है, हस्बैंड को समय से भोजन नहीं देते, उनकी प्रेस नहीं करते, कपड़ों पे प्रेस समय से नहीं देते, बच्चों को तो समय से तैयार नहीं करते, बासी खाना खिलाते हैं, रात को रखा हुआ आटा या सब्जी उसको गर्म करके खिला के पैकेट करके बच्चों को भेज देते हैं, हस्बैंड को भेज देते हैं, ठीक है, झाड़ू पोछा भी नहीं लगा पाते समय से। तो ऐसे ऐसे परिवार है, तो कहाँ संस्कार, कहाँ उसमें लक्ष्मी आएगी घर में। तो ये चीज मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को अभी से ही सिखाना प्रारंभ करो, और शादी से पहले 1 साल के लिए अपना ये ज्ञान दे दो कि जैसे वो कहे ऐसे आप कर लो। मैं कहता हूँ 6 महीने में ही वहां की रानी बन जाएगी, नौकरानी नहीं, रानी। तो ये मेरा अनुभव है, इसको जीवन में जो भी लड़कियां उतार लेगी और जो बच्चे उतार लेंगे, वो कभी भी घर उनका बर्बाद नहीं होगा, कभी भी कोई तलाक नहीं होगा, कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा जी दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा बताया आपने। और अभी 3 हैंड रेज और आ गए हैं, मैं तो कह रही थी कि समाप्त करें। चलिए आज इससे ले ही बहुत लेते अच्छा हैं। लिया और दीदी बहुत अच्छा लिया, इसलिए सब बोलने का रहेंगे। आज ले लो, कोई बात नहीं, आज खाना हाँ। थोड़ा सा लेट खा लेना। जी बिल्कुल। दीप्ति शर्मा जी। वंदे मातरम सभी को दीदी। जी वैसे तो आज आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है, ये पीरियड्स का और बहनों के उसमें। और जैसे आपने बताया कि बच्चों को सब सिखाना चाहिए, मैंने भी मेरे बच्चों को सब चीजें सिखाई है, गुड़िया को भी सिखाई है, बेटे को भी सिखाई है। जैसे सुशील भैया ने अभी कहा ना कि केवल 1 साल के लिए बेटियों को ये बोल दो कि उनकी होके रह जाए, फिर उसके बाद अपने मन की करे। तो मेरी शादी के बाद करीबन हमारे घर में बुआ सास की 3 लड़कियां, एक भानेज और ननद, इन सबको मैंने यही शिक्षा दी कि 1 साल केवल उनकी सुनो, अपनी कुछ भी मत बोलो, केवल उनकी सुनो। वो जैसा रखते हैं, जैसा खिलाते हैं, जैसा उनको पसंद है, वैसा उनको सबको दो। और फिर देखो उसके बाद। तो आज वो सब यही कहते हैं कि भाभी आपने जो शिक्षा दी थी ना वो हमारे बहुत काम आ गई। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो शादी का पहला साल रहता है वो हमारी परीक्षा का रहता है, जिसमें पास होना बहुत जरूरी है हर लड़की को। तो कोई परिवार नहीं टूटेगा। बस मैं इतना बहुत ही कहूंगी। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितनी भी बहनें सुन रही हैं या इस मीटिंग को सुनेंगी, और जो अभी काम नहीं करवा रही थी बच्चियों को, मतलब लड़कियों को सोच कुछ और रही थी, वो बहुत कुछ सीखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति जी। स्वरलिपि जी, स्वरलिपि जी। वंदे मातरम।
जी स्वरलिपि जी बताइए। मैं बोलूं? हाँ नमस्ते जी। मैं बोलनी बोलने मुझे जो बोलनी है, क्योंकि मुझे लगता है लड़का हो या लड़की, सभी को ही संस्कार देना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अपनी घर से अपनी माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के आती है, और वो आने के बाद जो ससुराल में होता है, एक लड़की 10 जन के साथ मतलब निभाने की कोशिश करती है, और 10 जन मिलके एक के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो जो सिचुएशन अभी होता है वो शायद नहीं होगा। हम कहते हैं कि लड़की को अच्छे से संस्कार देना चाहिए, लड़की को लड़कों को भी देना चाहिए। क्योंकि किसी किसी जगह पे देखा जाता है कि जो घर में जो संस्कार मिलता है लड़कों को, कि माँ को पिताजी मार रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो वो देख के भी तो लड़का भी तो सीखता है ना कि ऐसी करना चाहिए किसी औरत के साथ। माँ भी तो औरत होती है, और जो जिसको शादी करके लेके आता है वो भी औरत होती है। तो वो देखता है, लड़का या लड़की, हर किसी को संस्कार माता पिता से ही मिलता है। तो जो देखेगा वही सीखेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को शादी करके घर में ला रहे हो, वो माता पिता का भी दायित्व बनता है कि तुम जिसको लेके आए हो वो तुम्हारी कर्तव्य है, उसे करना चाहिए ठीक से। अगर किसी भी हालत में, मगर ऐसा नहीं होता है, एक लड़की को के पास से ही सबको ये रहती है कि यही सब कुछ देख के रखे, मना के चले, इसको ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर देखो, एक लड़की अपनी माता पिता को छोड़ के जैसे आता है, तो सब वो ससुराल को भाई बहन माता पिता सब मान ले। मगर एक लड़का कभी उसकी ससुराल में जाके ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है। मुझे मुझे तो दिखा नहीं। वो जाके वहां पर दामाद बन के रह जाता है। मगर बहू को हम बोलते हैं कि बेटी बनो, मगर दामाद बेटा नहीं बनता है, वो दामाद ही रहता है। तो मुझे लगता है जैसे तुम चाहती हो कि एक लड़की आके घर में माता पिता भाई बहन समझे, तो तुम्हारा भी यही कर्तव्य होता है। और मेरी और भी कुछ कहने का था। सुशील भैया ने बताया ना कि शिक्षा दो, तो शिक्षा भैया सभी को लेना चाहिए, लड़का या लड़की। सिचुएशन कैसे आएगी उसको हैंडल करने के लिए लड़के को भी सिखाना चाहिए। तुम जिसको ला रहे हो उसे तुम्हें सम्मान देना है, और लड़की को भी ऐसे ही सम्मान कहना है कि तुम जिसके घर में जा रही हो उसकी लक्ष्मी बन के जा रही हो, तो उसे उस जगह का भी सम्मान करना है। मतलब कि लड़का, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि लड़का लड़की समान है, तो हर जगह में होना चाहिए। ऐसा नहीं घर में आए तो नौकरानी बन के आए, नौकरानी काम करते करते सारा जीवन चला जाता है। मैंने खुद से देखा है मेरी मम्मी का जीवन। एक तो बड़ी जीवन, एक तो क्या होता है कि सारा जीवन चला गया है। मम्मी ने तो मतलब किसी के लिए ऐसा नहीं है कि खुद नहीं खाया किसी के लिए, घर को बच्चे को छोड़ के मेरी ससुर उनकी ससुराल के लिए किया, कि अभी तक उसकी जो सम्मान पाना चाहिए हमने देखा है छोटे बचपन से, तो वो नहीं मिला है। तो मेरे एक नहीं है, ऐसी हर घर के मम्मी होती होगी। मैं मेरी खुद की बोल रही हूँ। करते करते मर जाएंगे फिर भी नहीं होगा। ये सबकी मतलब सबकी दिमाग की ठीक से मतलब सबकी संस्कार होना चाहिए। सास को भी सोचना चाहिए मेरे बेटी वहां पर गई है, उसको उसके साथ अगर ये हो तो मुझे कैसा लगेगा, है ना। और ऐसा होता है कि कभी हम सोचते हैं कि मेरी जो दामाद है मेरी बेटी की बहुत देखभाल करती है, वो तो बहुत ही अच्छी है। अगर वही देखभाल बेटे अपनी बहू की करती है तो कहती है कि देखो मेरे बहू तो, बेटा तो एकदम बहू का ये हो गया है, मेरा बात सुनता नहीं है, तो अलग गुलाम से हो हो गया। है ना। तो वही होती है, खुद की ऊपर जब आती है तो मेरी बेटी दामाद बहुत अच्छी है, और मेरा बेटा बहू का क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे पता नहीं गुलाम हो गया ना।
गुलाम हो गया। हाँ हाँ। तो वो अभी की नहीं है। वो मेरा जो दादी था उनका अभी अगर जिंदा होता तो 100 पार हो जाता। वो दादी ने मुझे मैं जब छोटी थी ये बात सुनाई थी, क्योंकि उनकी दामाद ने बताया था। तो ऐसा हो रहा है, होगा, होते रहेगा। इंसान का ना वो दिमाग का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। हर जगह होना चाहिए, हर जगह। सिर्फ लड़की को चलिए। हम सिखाएंगे, मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटे को ठीक से नहीं सिखाऊंगी तो दूसरी घर की लड़की आके क्या होगा, इस यहाँ पर भी सफर करेगा ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत मेहनत की, क्योंकि आपको बंगाली से हिंदी में भी कन्वर्ट करना होता है, तो मेहनत बहुत करते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। ज्योति जी। वंदे मातरम दीदी। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम सभी बहनों को। दीदी, कल का जो टॉपिक था दांतों के बारे में, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि मेरा बच्चा अभी 2 सवा 2 साल का है। तो ऐसे तो उसे मैंने सिखा रखा है आप कि आप जितने भी गलत कहाँ आप गलत कहाँ चले गए ज्योति जी? अभी जो टॉपिक चला हुआ है वो दूसरा है, और जो स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हो तो रात की 8 बजे तक की मीटिंग का इंतजार करिए, क्योंकि टॉपिक से नहीं भटकते हैं। और क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो 8 बजे की मीटिंग में जुड़िए, वहां पे आपको सारा समाधान मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया खान वंदे मातरम दी। जी। जैसे स्वरलिपि दीदी बोल रहे हैं ना कि मैंने तो ऐसा कोई जमाई नहीं देखा है जो थोड़ी ही केयरिंग, देखो मैं वो उस चीज के लिए मैं बोलती हूँ, मेरा हस्बैंड है। अगर मेरे पेरेंट्स का एक बार भी कॉल आता है ना, भी मेरे को ये दिक्कत है, तो वो एक बार भी ये मैं तो बोल देती हूँ कि भाई मैंने नहीं जाना, तो उसका वापिस रिटर्न में कोई नहीं जाना है तो अभी जाना है, चाहे रात के 8 बजे भी कॉल, हाँ जाना है। और जैसे सुशील भैया बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए आप मैनेज करो, तो ये भैया देखो सोच के ऊपर ही, किसी सबकी सोच अच्छी है ना जब भी काम करता है। क्योंकि मैंने खुद अपनी जिंदगी में 1 साल नहीं 1.5 साल मैनेज करके चला है। क्योंकि मेरे की स्टार्टिंग थे, सिर्फ मेरे अंदर एक कमी है, देखो अपनी कमी देखनी भी चाहिए। मेरे अंदर एक कमी है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई झूठ बोल रहे हैं, भाई मेरे मुंह पे कोई झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है कि इसने झूठ बोली है, चाहे उसमें कोई भी है, चाहे मेरा खुद का भाई है, चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरे पापा है, मैं उनको बिल्कुल डायरेक्टली बोल देती हूँ कि भाई आपने झूठ बोल दिया, क्यों बोल दिया। तो सिर्फ मेरे अंदर ये कमी है। बाकी अगर काम के लिए अगर मेरे को बोलो भाई आप काम कितना भी करवा लो, अगर आप मेरे लिए फ्रेंड जैसे हो तो आप मेरी जी जान से आओ, जान भी ले लो, मैं जब भी ये नहीं बोलूंगी कि आपने भाई मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन सिर्फ एक कमी है। और मैनेज करने के लिए साथ देखो भाई मैंने 1.5 साल मैनेज किया है। तो 1.5 साल में मेरे पास स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ था कि शादी हुई नहीं नहीं, तो शौक था भाई हाँ सुबह जल्दी उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, सब कुछ करो। तो मैं उठती थी, छोटी सिस्टर की शादी मेरे साथ हुई थी, मैं 5 बजे उठती, सुबह उठ के सबके लिए चाय बनाती रख के आती। तो जब नए घर में जाने के बाद एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो अचानक सब्जी में मिर्च ज्यादा पड़ गई। अगर वहां पर थोड़ी सी फैमिली मेंबर साथ देते, कह रहे कि मिर्च ज्यादा पड़ गई अगली बार कम गिरना, तो वो चीज मायने रखती है। अरे एक वहां से हमें ये मतलब उधर से आंसर मिला, अब तो हम जरूर मरेंगे, ये तो हमने जरूर मारेगी। तो मतलब माइंड में वो चीज चली गई, दिमाग में बैठ गया। अरे देख, मैं मतलब 1 मंथ के अंदर मेरे को इस घर के बारे में पता भी नहीं है, तो मेरे को ये बोल देगा कि ये मेरे को हमने जरूर मारेगी। फिर भी मैंने उस चीज को, और अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं कपड़े के प्रेस करके दो, क्योंकि मेरे साथ ऐसे वाक्य बहुत हुए हैं। गांव का काम है, यहाँ पे लाइट जो होती है ना उस पे बाउंडेशन होती है कि लाइट कभी आ गई, 6 बजे तक लाइट यानी 4 बजे तक लाइट रहेगी, फिर 6 बजे आएगी। तो उस टाइम ऐसा हुआ है, एक दिन लाइट आई, इतने सारे कपड़े प्रेस के रखे हुए थे, मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस कर कर रख दिए। तो अगले दिन क्या हुआ, लाइट नहीं आई पूरे दिन। अब लाइट नहीं आई तो प्रेस भी नहीं होगी। तो वो जैसे कपड़े पहनते हैं, ससुर ने कपड़े उठाए, कह रहे अपने अपने कपड़े प्रेस करके रख लिए, हमारे कपड़े का प्रेस कौन करेगा। अरे वो लाइट नहीं आई तो वो मेरी गलती। तो मैंने 1.5 साल मैनेज किया है। तो लेकिन मैनेज देखो दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ से होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ऐसे करके, उनकी वजह से देखो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, तो मेरे को जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि भी फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है, कि अपने आप से उठना, क्योंकि उन्हें 8 से 7 टांके दिए हुए थे। तो अपने आप उठना रात को,
रात को उठने के बाद फिर बच्चे को उठाना, तो वो जैसे दबाव के कारण है ना, मेरे 8 के 8 टांके टूट गए थे। तो उस टाइम मेरे को इस बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि भी ऐसा भी हो सकता है। अगर वहां पर फैमिली सपोर्टिंग अच्छी होती भाई, वो मेरे को कुछ बताते कि आपने इस तरीके से उठना है, क्योंकि उन्होंने बच्चे पाल रखे हैं, उनके पास बच्चे हैं। तो ये जैसे कि सेकंड टाइम जो मेरी डिलीवरी हुई उसमें भी मैंने, कई बार हो जाता है कमर में दर्द, वो भी मैंने, जैसे हमारी कास्ट में क्या होता है, हम बच्चे की सुन्नत करवाते हैं। जैसे आगे से जैसे वो सुसु की जो आते हैं ना, उसको ऑपरेशन करवा देते हैं। तो उसको 3 दिन तक मैंने खुद जापे के अंदर बैठ कर रखा है, उसके ऊपर तेल लगाना वो करना, तो 3 दिन मैंने अकेली ने उसको रखा है। और जहां पर मेरे को जब 1 मंथ जापे के अंदर किसी की जरूरत भी थी, तो मैंने जब ये बहुत किया है, मैंने बहुत करके चला है। लेकिन अब क्या होता है, अगर मैं उनके जैसे ही बन के चलूँ ना, तो वो देखो सबसे बड़ी मेरी कमी है। अब वो मेरे पास आते भी है, मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। मेरे घर पे अब आते हैं, सब आते हैं, ननद भी आती है, सास ससुर भी आते हैं। और एक टाइम ऐसा था मेरे पास तो कुछ था नहीं। और रही बात भैया बाउंडेशन की, देखो लड़के के ऊपर भी हमें इतनी बाउंडेशन होनी चाहिए जैसे कि लड़कियों के ऊपर होती है। तो मेरे भैया है, स्टार्टिंग में मम्मी ने उसको बहुत बिगाड़ दिया, बहुत बिगाड़ दिया, क्योंकि वो रात को 12-12 1-1 बजे घर आए कर दे। और हमारे ऊपर क्या था, बाउंडेशन थी। अगर हम कुछ बोल भी देते ना, तो आजकल वाले बच्चे तो कुछ भी नहीं पीटते, कुछ भी नहीं पीटते। हमारा काम ये था कि जैसे ये पहले क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी आइसक्रीम में जैसे लोहे की टंकी लेके आते गाँव में, तो कुल्फी बेचने के लिए आते थे। अगर गली में खेलने लग गए, तो कुल्फी वाले ने क्या किया, एकदम से मेरे सर में लग गया। लगने के बाद यहाँ पर खून आने स्टार्ट हो गए। तो पीछे से मम्मी ने आके वो, मतलब नू तो देखे नहीं भाई इसके इतने खून निकल रहे हैं, ऊपर से पीछे तक इतने थप्पड़ और मारे, करीब बाहर किसने बोला था आने के लिए। तो वो अगर अब वो मम्मी दुखी इतनी है क्योंकि वो भैया घर से बाहर निकल गया, अब वो घर पे भाई यही 12 बजे आना, 1 बजे आना, तो वो अब ये चीज अब वो रियलाइज करा उस चीज को, कि मैंने जहां पर बाउंडेशन रखनी थी कि अपनी लड़कियों के भाई लड़के के ऊपर भी बराबर की रखनी थी, तो मैंने वहां पर गलती की है। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज हुआ है, तो बहुत लेट हो चुके हैं। अब वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उनको बाहर बहुत कम निकलने देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड है जो गुड़िया को बोलते हैं कि अनम ये काम कर दे, मैं बोलती हूँ कि बराबर इसको भी बोला करो। और एक उसके अंदर क्या है, जैसे मैं इसके बारे में पूछना भी चाहती थी, कि जैसे कह रहे हैं ना परिवार का असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। ऐसे बोलते हैं कि मेरे परिवार में देखो कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्टिंग करते हैं, खाना भी बनवा देते हैं, मेरी पूरे काम में हेल्प भी करते हैं। लेकिन मेरा लड़का है ना, उसको देख के भी उसके अंदर ये चीज नहीं है कि भाई मेरे पापा कर रहे तो मैं भी करूं। उसके अंदर ये चीज पता नहीं कहाँ से आई है। कह रहे ये तो लड़कियों के काम होते हैं, मेरे थोड़ा ना ये काम। मैंने उसको समझा भी है। और जब से हम सोनीपत से वो बुक लेके आए हैं ना, उसमें क्या था, एक टॉपिक है आरओ हमारे लिए खतरनाक है। तो उस दिन से उन्होंने इतना दिमाग खराब कर रखा है, 1 गिलास पानी आरओ से निकाल लगा, कह रहेगा अभी इसको गैस पे गर्म करके दो। मैं क्यों, अरे इसमें लिखा हुआ है ना गोविंद भैया ने कि इसमें आरओ का जो पानी है उसमें जितने कीटाणु होते हैं गर्म पानी होने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो वो हर एक चीज को जिसको भी पढ़ेगा ना, अगर दिमाग में उसने घुसा लिया। और एक बार अरे आप अपने गोविंद भैया को दिखाना, तो मैंने गोविंद भैया की फोटो दिखाई, कह रहे ये आपके गोविंद भैया। मैं कहा अरे ये तो मेरे दादा जैसे इतनी उम्र के है, अब ये आपके भैया कैसे हो गए। तो वो हर बात पे मैम ऐसे ही बोलते हैं। मैं कई बार मामा के जैसे कि मेरे रिलेशन में चले गए, तो मेरे मामा जी है, वो देखो जी उम्र है तो बूढ़े तो होंगे वे। तो कह रहे ये कौन है, मैं कह रही अब ये मेरे मामा जी है। कह रहे ऐसे भी मामा होते हैं, मामा तो जवान होते हैं, ये तो बहुत बूढ़े मामे। भाई तेरा मामा जवान है तो देखो मेरा मामा तो बूढ़ा होगा ना। तो एक बार पता नहीं कौन से भैया ने बताया था कि वास वो वायु वगैरह का उसमें क्या परिवर्तन है, तो मैंने उसके बारे में पूछना है। उसका एक तो मैं रीना दी पढ़ाई में मन नहीं है, वो एक वो चंचल ज्यादा है। उसका है ना हर एक चीज में, एक मीटिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट करा है। भाई जैसे आपने पैड के बारे में दे दिया, सबको ये बताता फिरता है कि भाई मेरी मम्मी पैड देती है, जेल बनाती है, वो यूज कर लो। लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बोलने का तो ये बोलता है कि मैंने साइंटिस्ट बनना है, लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ, आप कभी भी जा रहे हो कहीं पे भी जाओगे तो मेरे को गोविंद भैया से मिलना है। तो गोविंद भैया मैं उसको पानीपत लेके आ रही हूँ। तो उसकी यही ख्वाहिश है कि मेरे को गोविंद भैया से मिलना है, आप मेरे को एक बार वहां उनसे मिलवा दो। तो ये बात कहना चाहूंगी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक रजनी सारन दीदी हैं, इनकी बात सुनने के बाद मैं थोड़े से 2 शब्द जरूर रखूंगा। प्रैक्टिकल हकीकत,
जैसे अभी हमें सुनने को मिला, वो सारी हकीकतें कहानी है, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी कड़वी सच्चाई है, और ऐसी अनेकों सच्चाइयां हैं। इन सभी से कैसे निजात पाएं, क्योंकि राजीव भाई का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत था कि जब भी वो किसी टॉपिक पे बात करते थे तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताते थे साधारण तरीके से। साधारण तरीके से, क्योंकि आप राजीव भाई का कोई भी व्याख्यान ले लीजिएगा, अगर उन्होंने समस्याएं बताई है तो उसका समाधान भी बताया है। तो इसी तरीके से आज के इस टॉपिक पे मैं आखिरी में सिर्फ दो चार लाइनें बोल के बताऊंगा कि इसमें हम और बेटर क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक रजनी सारंग दीदी का हैंड ले लेते हैं। रजनी सारंग दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। वंदे मातरम सभी बहनों को। मैं ऐसे कहती हूँ, जो भी टॉपिक हुआ आज बहुत अच्छा हुआ। और मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को काम सिखाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और पर मैं ये भी कहती हूँ कि हर एक बेटी अपना परिवार छोड़ के आती है, उसकी सिर्फ एक माँ ही होती है, ठीक है। और आगे जो जिसके पीछे आते हैं हम, वो आदमी है, उसकी तो माँ भी होती है, और उसकी केयर करने के लिए उसकी कभी कभी बहन भी माँ बन जाती है, और उसकी जो वाइफ है उस वो तो उसकी केयर करती करती है, ठीक है। उसको तो पूरी लाइफ टाइम करनी है और करनी भी चाहिए, ठीक है। और फिर अगर उसकी बेटी हो जाती है तो फिर वो बेटी भी अपनी माँ का फर्ज निभाती है, अभी उसकी केयर वो भी करती है। मतलब एक लड़के की केयर करने के लिए बहुत सारी नारी खड़ी हो जाती है, पर एक लड़की की केयर करने के लिए सिर्फ उसकी सिर्फ एक माँ होती है, जो वो छोड़ के 17 साल की उम्र में छोड़ के आए, चाहे वो 20 साल की उम्र में छोड़ के आए, चाहे वो 25 साल की उम्र में छोड़ के आए। सिर्फ उसके बाद उसकी कोई भी माँ नहीं बनेगी, जितनी की वो परवरिश करेगी उतना उसका कोई भी ख्याल नहीं रखेगी। वो बीमार हो जाएगी मगर सास करेगी, ठीक है। पर उतना नहीं कर करती जितना उसकी माँ कर सकती है। मैंने भी 12 साल हो गए, मैं भी मेरी ज्वाइंट फैमिली में रह रही हूँ, ठीक है। मेरी बहन है, मैं हूँ, और मेरे सास, मतलब पूरी 12 साल हो गए। जब तक मैं उनकी डाल में जी तो ठीक है, मैं अच्छी। आज भी मैं एक बार उनको कह देती हूँ, अगर किसी की बात करते हैं घर में, ठीक है, मैं ये कह देती हूँ नहीं ये गलत है, ठीक है। या फिर मैं एक काम भी उसके अलावा करती हूँ तो वो कहते हैं ये अलग अलग रास्ता अपना रही है, ठीक है। वो आज भी को ये कहते हैं ना, 1 साल 1.5 साल, मैं पूरे 13 साल चली हूँ मेरे घर की सड़क के ऊपर, ठीक है। आज भी अगर एक कदम भी साइड में रखती हूँ ना तो ये सवाल उठते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ भी एक लड़की की सिर्फ माँ सिर्फ एक ही होती है, वो 22 साल रहे या 23 साल रहे या 18 साल रहे, उसके बाद उसकी कोई भी माँ नहीं है। और कोई भी सुबह उसको चाय पकड़ाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो ही 5 बजे उठ के सभी को चाय पिलाएगी, सब कुछ करेगी, और रात के 10 बजे तक या 9 बजे तक या 7 बजे तक वो ही सारा काम निपटाएगी। हस्बैंड भी है जो जो पहले आके अपना निपटा के काम सो जाएंगे, पर वो सारा ध्यान रखेगी भी क्या करना है क्या नहीं करना है। और घर पे जो मेहमान आए हैं उनकी खातादारी भी करनी है, अपने परिवार का है उनकी भी करनी है, और सास ससुर की करनी है, सभी की करनी है। एक लड़की ही कर सकती है, सिर्फ लड़का कितना भी समझदार हो, कितने भी संस्कार दे, पर अकेला लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। राम राम भैया, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जी दीदी, और आपको सही बात बताऊं तो रजनी सारंग दीदी ने ही मेरी वो बता दिया जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, साधारण सी बातों में, घर छोड़ के आया कौन? घर छोड़ के आया कौन? बेटियां आई दूसरे घरों में। तो बदलाव सबसे ज्यादा किसको करना पड़ेगा? सीखना सबसे ज्यादा किसको पड़ेगा? तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए हैं कि हमने अपने खुद ही देखा है, मैंने अपने करीबी परिवार में, मेरी अगर परिवार की भी कहानी बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, खास करके अपनी माँ का। तो मेरी माँ को मेरे नाना नानी जो है हमेशा यही सिखाते थे कि बेटी, वो आपका घर है, अब आपको संभालना है, वहाँ की स्थिति परिस्थितियों से आपको निपटना है। और हमारे यहाँ तो बहुत ही कड़े शब्दों में विदाई के वक्त बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। उन कड़े शब्दों में बोला जाता था, यहाँ से डोली जा रही है, अर्थी आनी चाहिए। चाहे आपको मरो जियो जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो, उसी घर को आपको अपने आप में हैंडल करना है। आप अपने आप को जितना बदल सकते हो बदलो, क्योंकि अब सिंपल सी चीज है, आज हमें लगता है ना कि ये चीजें दिक्कत है वो दिक्कत है, अभी कड़वा सच है,
हम हमारी बेटियां या जो भी है, हमारी बेटी है हमारे घर में कोई आएगी या जो भी है, भाई कल तो मालकिन इसी घर की कहलाएगी, हक तो इसी घर में जताएगी। देखिए 100 में 100 ऐसा नहीं हो सकता, किसी किसी के साथ उल्टा भी होता है, सारी गलती ससुराल पक्ष में ही होता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि बदलाव उसी को करना पड़ेगा सबसे ज्यादा जिस जो यहाँ पे आया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका ठंड वाली जगह है, तो वहां के लिए जैकेट स्वेटर सारी चीजें, वो जो भी चीजें हैं वो उसी को बदलना होगा, जो वहां रह रहा है उसको नहीं बदलना होगा। वो आपके नसीब से, आपकी किस्मत से, आपके थोड़े तकदीर से, आपके व्यवहार से वो धीरे धीरे वो भी बदलेंगे। समय लगेगा क्योंकि वो तो उस घर में रह रहे हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उस घर में। और यही एडजस्टमेंट सिखाया जाता था पुरानी परंपराओं में। माँ बाप एक बहुत ही कड़वे ताने के साथ ही देके कि बेटी डोली में जा रही हो, इस घर में अर्थी ही तुम्हारी आएगी। मतलब अगर आना हो, जैसे कई भाग के आ जाते थे, कुछ करके आ जाते थे। मेरी छोटी मासी है, जो आपको पता है छोटे बच्चे सबसे लाडले होते हैं, तो मेरी नानी की जैसे होते हैं बदमाश बच्चे हो जाते, छोटी बेटी थी, 7 बहनों की एक बहन थी, तो उसको कुछ करना नहीं, सारी चीजें, और सबसे ज्यादा पढ़ाई भी उसने करी। उस जमाने में उन्होंने बीए किया था, जबकि बाकी सारी बहनें कोई 5वीं क्लास तक, कोई 6ठी क्लास तक, कोई दूसरी क्लास तक, तो इस तरीके से पढ़ी हुई थी। तो मेरी मौसी के साथ हुआ ऐसा। तो मेरी मासी, छोटी वाली मासी आ गई घर पे, तो मेरे नाना जी ने दरवाजा बंद कर दिया। कह रहे जी मैंने जिस दिन ब्याह दिया था उस दिन वो वही तुम्हारा घर है, ये घर नहीं है तुम्हारा। और वो चली गई और जाके फांसी लगा ली। ठीक है। तो यहाँ पे गलती नाना की है, नानी की है, परिवार वालों की है, किसकी गलती मैं मानूंगा? मैं तो कहता हूँ जी गलती तो उसी लड़की की है, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो थे नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं। तो अब आपको एक जगह, आप नौकरी में तो एडजस्ट कर लेते हो जी, आपको कहीं नौकरी मिलती है, वहां आप अपने ऑफिसर की, आप अपने कलीग से, आप अपने छोटे के, आप अपने बड़े के, वहां से पैसों के लिए आप ना जाने कितनों की गालियां सुन के चुपचाप रह लेते हो। कितने लोग हैं जो बहुत सारे कंपनियों में जॉब करते हैं और उनको अपने बड़े अधिकारियों से ताने सुनने पड़ते हैं। तो वहां ताने सुन रहे हो, सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसलिए वहां के ताने सुन के आप उनको इग्नोर कर रहे हो। और जहां जिस घर के आप मालकिन बनने वाले हो, जिस घर को आप पूरा हक है आपका, जिसका बेटा, जिसने बेटा दिया है आपको, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो अपना जगह बदला है उसी में उसी को बदलाव करना पड़ेगा। ये कड़वा सच है, माने या ना माने। सास ससुर सारे एक जैसे नहीं होते, सबके एक जैसे नहीं मिलते, देवर सबके एक जैसे नहीं मिलते, देवरानी एक जैसी नहीं मिलती, ननद एक जैसी नहीं मिलती। लेकिन आप तो हैं, आप अपने आप को बदल के जितना गुजारा कर सकते हैं गुजारा कीजिए, क्योंकि आखिरी में मालकिन आप इसी घर के कहलाएंगे, अपने मैके के नहीं कहलाने वाले। और जो मैके के मालकिन कहला रहे हैं ना, वो सिर्फ वही लड़कियां हैं जो आज के समय में 2 पैसे कमा रहे हैं, आमदनी है, तो उसको माँ बाप भी बिगाड़ रहे हैं। बेटी तू क्यों चिंता कर रही, तू तो इतना अच्छा कमा रही है, तू तो इतना अच्छा कमा रही है। जब वो वही बेटियां नहीं कमाती थी तो माँ बाप कहते थे तू अपने आप ही रख ले, सारी चीजें वहीं देख जैसे है उस तरीके से। कुछ कड़वे सत्य है, शायद आप लोगों को बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो आया है उसे ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप नए घर में आए हैं, आपको बदलाव जरूरी है, आपके वहां के माहौल में रहना है, आपको उनको बदलना पड़ेगा। आपकी प्रकृति, आपको अपने सारे बातों विचारों को चयन करना पड़ेगा। समय लग सकता है, धीरे धीरे समय लग सकता है। 100 में कुछ कहानियां विपरीत होती है, वो अलग बात है, उन सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जैसे कईयों के चाहे जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी बदल ले, फिर भी उसके नसीब में जो लिखा हुआ है। क्योंकि मैं अपनी माँ की बात बताऊं, तो मेरी माँ ने, मेरी दादी जाने को 2012 में चली गई, फिर भी आखिरी दिनों तक मेरी माँ को पीटती थी, जबकि उसके बच्चे बहुएं नाती पोते भरे पड़े थे। तो ठीक है, लेकिन कभी भी माँ ने, अभी आज भी वो कहती है कि हमने देखा अपने घर में। आ, लेकिन आज सुख भी अगर सब चीज है, तो दादी के बनाए गए धन के, दादी के बनाए गए, दादाजी के बनाए गए रुतबे का आनंद और जो है वो कौन ले रहा है? मेरी माँ ही तो ले रही है। तो सब आप सभी को यही कहूंगा कि जिसको जगह बदला है उसी को बदलना पड़ेगा। और इसका बदलने का सबसे सरल सूत्र है भाई राजीव दीक्षित जी की जीवन जीने की कला। और ये जीवन जीने की कला के जो 10 गुण हैं, वो गुण आपके सामने वाले में कब आएगा ये नहीं मालूम,
लेकिन आप अपने अंदर जरूर सम्माहित कर लें। उसमें से है कर्तव्य की भावना, अधिकार की भावना भूल जाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे ही आते हैं तो हम सोचते हैं हमारा अधिकार हो गया। अधिकार नहीं, पहले कर्तव्य। अधिकार तो तब होते हैं, अधिकार आज भी मैं 45 साल का हूं लेकिन मेरे को अपने घर पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे जब तक माँ बाप हैं तब तक उस घर के पूरे अधिकार उन्हीं के पास है। जब वो नहीं रहेंगे तब उस घर के बड़े फैसले, छोटे फैसलों का अधिकारी हम हैं। तो जब तक वो हैं तो अधिकार वही है। अभी हम अपने कर्तव्य की भावना में चल रहे हैं। हम अपने अधिकार का उपयोग तब करेंगे जब वो नहीं रहेंगे, या जो हमें हमें दे दिया जाएगा। अभी छोटी सी बात है, मैंने आते वक्त अपने पिताजी को फोन किया कि वो जो 1.25 बीघा की जो जमीन है रोड किनारे, उस आगे अपने जमीन के आगे एक 4 कट्ठे का जमीन है, 4 कट्ठा लगभग 600 गज की जमीन है। मतलब रोड है, रोड के साथ एक जमीन है छोटी सी, उसके पीछे लगातार 1.25 बीघा लगभग, मतलब 25 25 × 150, 400 गज, 4,000 गज की जमीन है। तो मैंने कहा वो आगे वाली जमीन अगर हम खरीद लेते हैं तो ये पूरा लंबा हो जाएगा और रोड हमारे किनारे हो जाएगा, और इस पे स्वस्थ रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का वो हम बना लेंगे। तो पिताजी ने बोला वो जब देखते हैं बेचते हैं नहीं बेचते, बात करके देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें, मतलब सरल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने ऐसा बोला जो मेरे को निगेटिव जैसा लगा। मैंने कहा ठीक है, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। भाई मैं क्यों सर मारूं, बस अपना काम था बोलना। फैसला तो उन्हीं का करना है, सारी चीजें वही करेंगे। क्योंकि अधिकार अभी उन्हीं के पास है, मेरे पास अधिकार नहीं है। तो ये सरल शब्दों में, तो कर्तव्य की भावना को अगर जिसने अपने जीवन में उतार लिया, कर्तव्य की भावना को, तो उसे उसके जीवन में कभी कोई ज्यादा कष्ट आएंगे ऐसा नहीं है। चाहे जितना मर्जी कर्तव्य की भावना, कर्तव्य की भावना तो राम ने निभाने की कोशिश करी तो 14 साल वनवास। ठीक है, तो राम से भी सीखना पड़ेगा कि कर्तव्य की भावना जैसे हम निभाने की कोशिश करेंगे तो आपको कष्टों का झेलना पड़ेगा। और मैं इतने ही शब्दों में यही कहूंगा कि जो जगह बदला है उसी को बदलाव करना पड़ेगा। चाहे आप जैसे मर्जी अच्छा सोचे। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ पे लड़कियां, उस घर में सिर्फ लड़की होती है और उस घर का वो घर जमाई बनने को तैयार है, तो यहाँ पे लड़कों को पूरा बदलना पड़ेगा। अपोजिट, अपोजिट, एकदम टोटली अपोजिट। क्यों? क्योंकि आप उसके धन का भोगी भोगने वाले हैं, आप उसका अधिकारी बनने वाले हैं। तो आपको पूरा का पूरा बदलाव अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। नहीं तो पता चला जी कि जो ससुराल वाले हैं वो अपने चचेरी बेटी को, चाचा के अपने भाई की बेटी को और किसी और को लिख दिया तो बाद में कलेश ही होता रहेगा। चलिए दीदी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और अब जितनी भी बहनें यहाँ पे इस टाइम जुड़ी है सबके स्क्रीनशॉट आज ग्रुप में आने चाहिए, ताकि सभी को लगे कि मीटिंग में नहीं आके उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि बहुत कुछ सीखा है, अपने मन की बात भी बताई है, मन भी हल्का हुआ है जिन्होंने भी बात रखी है। तो आज जरूर मतलब ग्रुप में हलचल होनी चाहिए बढ़िया वाली। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मिलते हैं रात की 8 बजे की मीटिंग में। एक आखिरी में एक चैट में मैसेज आया, इसका जवाब दे दूं। अधिकार तो बात की बात है भैया, हमें तो बस सम्मान ही मिल जाए तो काफी है, और सम्मान हमेशा सेवा से मिलती है। सम्मान अगर किसी को पाना हो तो सबसे पहला सम्मान का जो पहला रास्ता है वो सेवा है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो हमें सम्मान देता ही देता है। अरे मैं वो चिंता ना करो, आप ऐसे मत बोलो स्वरलिपि दीदी। ऐसा है, 100 में 1 को छोड़ के अपवाद। ठीक है, अपवाद, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रास्ता, सम्मान का रास्ता सेवा से शुरू होता है। सेवा करने वालों की प्रशंसा भी होती है और सम्मान भी मिलता है। इंदु दीदी आपने दोबारा हैंड रेस किया है। दीदी जल्दी जल्दी बोलिए और इस सत्र का लंबा समापन हो करते जाएगा हैं। भैया। कोई बात मैं नहीं। एक बात कहना चाहती हूँ सभी बहनों से, मुझे माफी मांगती हूँ। पहले तो एक छोटी सी बात कहूंगी कि सबके मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें ससुराल में जाकर क्या करना होता है। एक तो बहुत बढ़िया बात कही भैया ने कि हमने ही बदलना पड़ेगा, हमने ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई नहीं बदलेगा। क्योंकि हम एक है, में 10 है 10 नहीं बदलेंगे, एक को बदलना पड़ेगा। मेरी बुआ जी की ननद है श्यामली, उनके घर में क्या था, जितनी भी उनके बेटियां होती थी सास मार देती थी।
एक एक बेटी उन्होंने छुपो कर रखी है अपनी बड़ी मुश्किल से। ये आपने कड़वी सच्चाई है, पहली बार सुनी होगी। ये उन सभी बहनों के लिए कह रही हूं मैं, जो कह रही कि हमें अधिकार नहीं मिलता। आज वे माँ, उस घर में तीनों बहुएं हैं, उस सास की सेवा भी की जिसने उनकी बेटियां मारी। जिस टाइम वो सास मरी, उसने वे सारी लड़कियां दिखी। मरते टाइम उसने खुद बोला कि मुझे चारों तरफ लड़कियां दिखती हैं। वो तो देवी मानती थी, क्योंकि वो तो मानती नहीं कि मुझे पाप किया। ये कड़वा सच है मेरी, हमारी याद की बातें हैं। हमारे साथ की लड़कियां मारी गई। तो अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है या उनके साथ था, और वो उसी घर में रही, उन सास ससुर की सेवा भी की लास्ट तक। खाट पे बैठ कर लैटरिन भी करती थी, और उसे करवाती भी थी, उसके लैटरिन के कपड़े भी धोती थी, जिसकी बेटी मारी। अब आप देखो कि किसके साथ अत्याचार था। अब तो बहुत कुछ जागरूक है। अपने पति की कभी भी आप गलती मत मानो, क्योंकि उसने माँ भी इतनी है और पत्नी भी इतनी है। अपना इस चीज से सोचो कि हमारे कम से कम बच्चे सेफ हैं, चाहे हमारे एक हो या दो हो। हमारी बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिलता है और बेटों को भी। ये नहीं है कि तुम्हारी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। उस टाइम देखो लड़की कैसे बचाई होगी उन माओ के लिए, देखो तुम। लेकिन कि हमने ये किया, एक हमने कुछ नहीं किया। तुम उन्हें अपना बेटा दिया, तुम्हें पढ़ा लिखा के, हमने क्या दिया उनको? हम तो अपना एक घर छोड़ कर आए, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें भी अपना बेटा दिया, जिसके बल पे तुम उस घर में रहती हो। लेकिन इतना अत्याचार नहीं हुआ हमारे साथ जितना उनके उनकी हमारे, मतलब खुद हमने अपनी आंखों देखा, सुनी बातें हैं ये। आज भी वो जो जिसकी बहनें मारी गई, वो हमारे ऊपर ही है, जिसने मेरे को खुद बताया। और मैं बचपन से इस बात को हमने अब सुना। लेकिन कोई किसी, यह बात मैंने इसलिए कही कि अपने मन में कोई गिला शिकवा मत रखो। हम बहुत ठीक हैं, हमारे बच्चे भी सेफ हैं, हम भी सेफ हैं। हमारी सासू माँ हो या हमारी खुद की माँ हो, कम से कम वो देखो, बोलना चालना परिवार में होता जाता रहता है, लेकिन पांच उंगली तो एक जैसी नहीं है। कई बड़े संघर्ष भी होते हैं, जान भी चली जाती हैं। वो भी एक बात है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी मूर्खता भी है कि हम अपनी आत्महत्या करते हैं। तो संघर्ष करो, जीवन जीना सीखो, एक दिन सब कुछ अधिकार मिलेगा। ना सदा सास ससुर रहे, ना सदा हम रहते, ना कोई रहा ना रहेगा। बस यह बात मैं इसलिए कहना चाहती थी कि इससे सीखो कि उनकी बेटी मारी, उन्होंने फिर भी सास ससुर की सेवा की। और आज वो इतनी खुश हैं कि उनकी बहू भी उनकी सेवा कर रही है। और उनको जरा सा कुछ हो जाता है, तुरंत में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्योंकि प्रकृति, मैंने ये बात पहले भी कही, प्रकृति से जो दोगे वो मिलेगा, घूम के मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। हमारी गांव की भाषा में कहते हैं, कोई सर चढ़ के पाप मिलता है, कोई पेट से बच्चे पैदा हो जाते हैं खराब। सर चढ़ का मतलब पति मिलता है, जिसको हम सर का ताज मानते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमने सब कुछ प्रकृति से दिया हुआ मिलता है। हम आज का अब इतनी बात कहना चाहूंगी। देखो, धन्यवाद, वंदे मातरम सभी जी। को। दो हैंड रेस है, इसके आगे मत कीजिएगा प्लीज। और अपनी अपनी बातें दीदी 1 मिनट के अंदर ही रखिए, 2 शब्दों में ही। डिम्पी दीदी, आप भी रख लीजिए, नहीं तो बाद में कहना है कि गोविंद भाई ने मुझे मौका नहीं दिया। तो जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि मोनिका दीदी को अपनी मीटिंग, ट्रेनर मीटिंग चालू करनी है। वंदे मातरम भैया। मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगी, अब जब खुश रहना है जीवन में तो सबको क्षमा करो और खुश रहो। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बस भैया जी, जय वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आ, सुनीता सिंह दीदी, आप भी अपने 2 शब्द रख दीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी जो टॉपिक लिया वो बहुत अच्छा है, इस पे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर जो जो आया उसी को ही बदलना पड़ेगा। सच में जो दूसरे घर से आया है उसी को ही बदलना पड़े, जिस तरह मैंने अपने आप को बदला। क्योंकि मैंने 3 नंद और 4 मेरे पति भाई हैं, और जो मेरी सासू, 8-9 लोगों के बीच में मैं पहली आई थी। जो मैंने जो 8-9 साल परिवार में गुजारे, और 2 नंद शादी होके मेरे घर में खुद रह रही थी, और मैंने उन सबको साथ में गुजारा। और आए दिन कलेश होता था, कहीं नंद ये बात लगा रही, कहीं वो लगा रही सासू से। मगर मेरी सास ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। मगर जब अगले को 4 लोग कान भरेंगे, एक दिन कलेश होगा जरूर घर में। ठीक है। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर तो जा नहीं सकते हैं, क्यों मम्मी के यहाँ कितने दिन हम बैठेंगे जाके। भाई हम 4 दिन रहेंगे, महीना भर रहेंगे, वहां भी भाभी है, वहां भी लड़ाई होगी कि अपने घर में क्यों नहीं रहती। मैंने सोचा अब यही सोच लिया मैंने, अब अपने आप को ही बदलना है।
मैं जाऊंगी नहीं, मगर इनको निकालूंगी, अपने अपने घर जाएं। मैंने फिर सच में भैया जी मैंने ऐसा समझा कि हमने स्पष्ट बोल दिया, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, अब मेरा यहाँ अधिकार है, मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, तुम लोग ससुराल चलिए। मैंने ऐसे भैया जी बोला। कहने लगी मेरे हस्बैंड एहसान करते हैं, वो कुछ काम नहीं करते। हमने कहा हस्बैंड नहीं काम करते हैं, वो बात ठीक है, मगर तुम जो है अपने आप पे उतर आओ तो क्यों गुजारा नहीं होगा, अपने घर में रहो, आराम से करो और खाओ, कोई दिक्कत तकलीफ हो आपको हमसे बोलिए, कुछ कमी पड़ रही हम आपको घर पहुंचा देंगे, राशन पानी कुछ भी, मगर अपने घर पे रहिए, क्योंकि आप अपने घर पे रहोगी तो मैं भी सुख शांति से अपना घर चला पाऊंगी। अगर ऐसे रहोगी, एक बात मैं कहूंगी, चार तुमने मम्मी से लगाई, ऐसे घर में कलेश पैदा होगा। ठीक है, इस तरह से भैया मैंने 8-9 साल गुजारे, दोनों नंद को मैंने अपने घर भेज दिया, आज कमा खा रहे हैं अपने घर में। छोटी नंद को मैंने शादी की, वो भी अपने घर में। फिर भी मैंने पैर नहीं निकाला, मैंने सोचा मम्मी अकेले रह जाएंगी, फिर मैंने देवर की शादी की, उनको भी हमने कहा अब तुम रहो, मेरे बच्चे पढ़ाने वाले हो गए, मैं कहूँ बाहर निकलती हूँ। उन्होंने क्या किया, मैं तो निकली नहीं, उन्होंने अपनी शादी तुरंत देवर की हुई, भतीजी मम्मी ने की, उन्होंने तुरंत अपना क्या किया, अपने मम्मी के पास रहने लगी, आज भी रह रही है, शादी के 3 साल हो गए। और मैंने सोचा 8-9 साल परिवार संभाला रहे, अब क्या करे, मेरे तो बच्चे पढ़ाने वाले गाँव में, तो मैंने फिर अब वंदे जबरदस्ती मातरम जी। सामान उठा के मैंने बाहर शिफ्ट हो गया कि मैं अब दीदी बच्चों को इस मुझे टॉपिक को पढ़ाना हमें ना है। किसी दिन और लेंगे, यहाँ तक खत्म नहीं करते हैं। सभी बहनों को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, इस टॉपिक को आज हम यहाँ खत्म नहीं करते हैं। इस टॉपिक को एक दिन हम 1.5 घंटा का सत्र पूरा लेंगे, तब जाके ये क्लियर होगा भैया जी। अब मैं तो बरी की बरी रहेगी और मेरे आगे मीटिंग का टाइम हो रहा है 1 बजे। चलो तो ठीक है ये दीदी, कोई मतलब, हाँ जी, ठीक हम है एक दीदी, दिन बस पूरा मैं सत्र अपनी लेंगे। वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ठीक है भैया जी। जी जी। ठीक बस इस मीटिंग का आखिरी निष्कर्ष यही है कि जो घर बदलेगा वही अपने आप को बदले। ठीक ठीक है। ठीक जी भैया, बहुत बहुत हम आगे धन्यवाद। से रिवाज चलाएंगे कि भाई बदले, अब गर्जवाई आई, थोड़ा दिन हम ये रिवाज चलाएंगे। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।